हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सीए इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रैपिड रिवीजन 6.0। इसको हम इस तरीके से करेंगे कि हमारा एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट भी इसके अंदर हमारा कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल के अंदर टोटल हमारे पास 5 यूनिट है। हम उसके अंदर सारी यूनिट को इतनी बारीकी से करेंगे कि हमारा हर कंसेप्ट कवर हो जाए। सबसे पहले यूनिट आती है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके अंदर हम नेट एसेट मेथड भी करेंगे, उसके अंदर हम हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड भी करेंगे, उसके अंदर हम हमारा बैलेंस शीट मेथड भी करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के अंदर हम लॉन्ग टर्म बजट्स भी करेंगे, शॉर्ट टर्म बजट्स भी करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल वाला टॉपिक भी करेंगे और फाइनली उसके बाद जो हमारे मॉडल्स है वो भी हम करेंगे। फिर हमारे पास आता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके अंदर हम डिफरेंट लेवल्स भी करेंगे, हम उसके अंदर ईओक्यू भी करेंगे और 2-3 टॉपिक और साथ में मैंने जोड़े वो भी हम करेंगे, बट उनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट थोड़ा थोड़ा उसको टच करके हम आगे निकलेंगे। फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट है, उसके अंदर क्रेडिट पॉलिसी भी करेंगे, उसके अंदर डिस्काउंट पॉलिसी भी करेंगे, उसके अंदर फैक्टरिंग भी करेंगे और लास्ट में आता है पेबल्स मैनेजमेंट। उसके अंदर 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। तो हर टॉपिक को ओपन करेंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं और हर टॉपिक के साथ उसका एक एक क्वेश्चन करेंगे जिससे वो हमारे दिमाग में क्या रह जाए, रिटेन रह जाए। बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है ये। पूरी क्लास देखने के बाद, रैपिड रिवीजन देखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से नहीं डरोगे, क्योंकि उसके जो जो नंबर आते हैं ना दोस्तों आजकल, उसको देख के सब लोग डर जाते हैं, बट आप लोग बिल्कुल नहीं डरोगे। बस आप लोग इस रैपिड रिवीजन को देख लेना। और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी क्या करेंगे, सबसे पहले मुश्किल चैप्टर को लेंगे, जैसे चैप्टर 5 को, चैप्टर 1 को, क्योंकि चैप्टर 2, 3 और 4 बहुत आसान है। चैप्टर 5 और चैप्टर 1 में सबसे ज्यादा याद करने की चीजें है। हालांकि चैप्टर 1 है छोटा, बट उसमें याद करने की चीजें बहुत सारी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 5, फिर चैप्टर 4, फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को लेंगे। ये तरीका अपना पूरा पढ़ने का रहने वाला है। हर टॉपिक करेंगे और हर टॉपिक के साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज सर आप फाइनली कौन सा टॉपिक चालू कराओगे? मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल का टॉपिक चालू कराऊंगा। वर्किंग कैपिटल के अंदर दोस्तों टोटल 5 टॉपिक हमारे पास है। पहला हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसके अंदर हमें 1 दिन लगेगा। फिर उसके बाद हम दूसरा करेंगे कैश मैनेजमेंट, 1 दिन इसके अंदर लगेगा, कैश मैनेजमेंट के अंदर। फिर इसके बाद हम करेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब डेटर मैनेजमेंट, और डेटर मैनेजमेंट के अंदर हमें 1 दिन लगेगा। और हो सकता है डेटर मैनेजमेंट में अपने को 2 दिन भी लग जाए, क्योंकि फैक्टरिंग को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा इस बार के लिए। फैक्टरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चौथा नंबर हम करेंगे पेबल्स मैनेजमेंट, और साथ ही साथ हम करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन दोनों को मिला के हमें 1 दिन लगेगा। तो ये टोटल हमारा रहेगा वर्किंग कैपिटल को करने का तरीका। तो वर्किंग कैपिटल हमारा 4 दिन चलेगा और इसके बाद सारी चीजें जल्दी जल्दी हो जाएगी। जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम 5th नंबर पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 दिन लेगा। फिर हम करेंगे 6 नंबर पे डिविडेंड पॉलिसी, ये भी हमारा 1 ही दिन लेगा। फिर इसके बाद हम करेंगे 7 नंबर पे कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें हमारे को 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरीज इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। 8 नंबर टॉपिक हमारा रहेगा रेशियोज में हमें 1 ही दिन लगेगा। फिर रहेगा हमारा लिवरेजेस, और लिवरेजेस में भी हमें 1 ही दिन लगेगा। और फाइनली हमारे पास आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमें टोटल 2 दिन लगेंगे। तो ये टोटल हमारा स्केड्यूल रहने वाला है। किसका स्केड्यूल रहने वाला है? ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब इसके अंदर टोटल कितने दिन लगे? 1 2 3 4, 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 9 और फिर 10 और 12, टोटल कितने लग गए? हमें 12 डेज लग गए, ठीक है। और ये अपन कब चालू कर रहे हैं? 13 को। 13 + 12 अपन इसमें करेंगे तो लगभग 25 तारीख आती है। मैं मान के चलता हूँ ये अपना 30 नवंबर तक ही कंप्लीट होगा। बीच में कोई भी एक आधा ऑफ होता है, कुछ भी होता है, तो 30 नवंबर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक मैंने ज्यादा खींच दिया, 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया, तो 30 नवंबर आप मान के चलो। फिर बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर टोटल हमें 3 डेज लगने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें 1 ही दिन लगेगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमें 2 दिन लगेंगे। और चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमें लगभग, मैं साथ ही कराता हूं, तो लगभग 3 दिन इसमें हमें लगेंगे। तो लगभग ये कितने दिन हो गए हमारे पास? 5 और 6 9 दिन हो गए। तो
नियर अबाउट हमारे पास जितना एफएम में टाइम लग रहा है उसके आसपास ही इसमें लग रहा है, तो ये भी आप मान के चलो 30 नवंबर तक ही एंड होगा। बट ये बात पक्की है, अगर आपने ये रैपिड रिवीजन देख लिया तो ये बात तो 100% है कि आप लोगों के जो कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप लोगों का जो एफएम का डर भागेगा उसकी बराबरी नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको हर कंसेप्ट कराऊंगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर कंसेप्ट कराऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे चीजें रिटेन रहे। अगर आपको उससे भी ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप बूस्टर बैच परचेज कर लेना, एकदम नॉमिनल रेट का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हो। उसके अंदर खूब सारे क्वेश्चन कराए हुए, कुछ क्वेश्चन लिख के कराए हुए और कुछ क्वेश्चन फटाफट फटाफट मैंने उसमें से बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है देख लेना, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है वो देख लेना। तो कुछ क्वेश्चन अपने फटाफट कराए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन उसमें लिख के कराए हुए हैं। बूस्टर बैच भी आप परचेस कर सकते हो, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट ये वाला जो रैपिड रिवीजन ये पूरा का पूरा यूट्यूब पे रहेगा, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, आप पूरा यहां से देख सकते हो। अब बिना देरी करे हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्या रैपिड रिवीजन 6.0 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था, ये 15 से चालू होगा, ये जो एसएम है वो 15 से चालू होगा, और जो ये तो है ही 13 से चालू कर ही रहे अपन, तो 13 से कौन सा चालू हो गया एफएम, तो एफएम 13 और एसएम 15 से। ठीक है, पता नहीं मैंने ऊपर ये बात बोली या नहीं बोली, भूल गया, मेरे को याद नहीं, बट हाँ 15 से चालू होगा। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले दिमाग पे जोर डालो और याद करो, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते थे। पहला तरीका होता था ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी आपको 2 मिनट में दिखेगा। फिर अगला आएगा नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड, और तीसरा दोस्तों हमारे पास आएगा बैलेंस शीट मेथड, बैलेंस शीट मेथड। इसमें सर आप कितने क्वेश्चन कराओगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड का एक क्वेश्चन कराऊंगा पूरा मेथड समझा के, और अच्छे वाला क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही, जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों होते हैं। फिर नेट एसेट मेथड के अंदर मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर एक टोटल फिगर दिया हुआ होता है, एक हमें नए साल का क्वेश्चन होता है, एक पुराने साल का क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर होंगे तीनों के तीनों। बैलेंस शीट मेथड के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा करना है तो मैंने आपको बताया बूस्टर बैच, फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आप कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप लोग खुद कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आप बूस्टर बैच देख सकते हो। अब इसके बाद आपको पता है, एक बार अगर अपन ने क्या कर लिया, वर्किंग कैपिटल का दोस्तों कैलकुलेट कर लिया ना, अब पता है अपने को क्या करना है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई ना, अब अपने को वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी। एक बार वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई तो चैप्टर 1 में हम क्या सीखेंगे, वर्किंग कैपिटल के चैप्टर 1 में हम क्या सीखेंगे, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, मैनेज नहीं सॉरी कैलकुलेट करना। और एक बार कैलकुलेट हो गई ना, उसके बाद इसको मैनेज करना है दोस्तों। मैनेज पता है कैसे होगी, बोलो, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला CA माइनस CL, ये बात सबको पता होगी, CA माइनस CL। तो अगर मैं CA को मैनेज कर लूं और CL को मैनेज कर लूं, क्या वर्किंग कैपिटल अपना आप मैनेज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं जब अगर CA को मैनेज करने की बात करता हूं तो इसके अंदर स्टॉक आता है, इसके अंदर दोस्तों डेटर आता है, इसके अंदर दोस्तों कैश आता है। इसलिए हमारी अगली 3 यूनिट कौन सी है, मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, मैनेजमेंट ऑफ डेटर और मैनेजमेंट ऑफ कैश। और साथ ही साथ करंट लायबिलिटी में कौन आता है दोस्तों, क्रेडिटर। तो हमारी एक यूनिट और कौन है, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर मतलब पेबल्स। तो बोलो अगर मैं इन 4 चीजों को मैनेज कर लिया तो बोलो क्या वर्किंग कैपिटल अपना आप मैनेज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो बोलो टोटल कितनी यूनिट, पहले वर्किंग कैपिटल निकालना सीखो, फिर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना सीखो। तो निकलेगा पहले वाली यूनिट से और मैनेज होगा अगली 4 यूनिट से। मैनेज भी हो गया और निकल भी गया। सर अब पैसा लाए कहां से, तो एक यूनिट और पढ़नी होती है जो थ्योरी की यूनिट है, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बोलो फटाफट, पहली यूनिट से वर्किंग कैपिटल निकलेगी, अगली 4 यूनिट से वर्किंग कैपिटल मैनेज होगी और लास्ट यूनिट से वर्किंग कैपिटल का सोर्स पता चलेगा। तो ये वाली यूनिट दोस्तों मैं कवर नहीं कराऊंगा, इसके अंदर रैपिड डिवीजन है, ये थ्योरी का चैप्टर है, इसको अपन कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या क्या कवर करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और हम किससे शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, और उसके अंदर भी किसके साथ, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। लिखना मत, पहले समझो, और अगर समझ गए तो मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा, मेरे पास पढ़ा है और अच्छी सुंदर राइटिंग में पढ़ा है, ऐसे फालतू राइटिंग में नहीं, बहुत सुंदर। देखना चाहोगे आप लोग, ये मेरी राइटिंग है दोस्तों। आपको वहां देख के लग रहा होगा ये लिख ही नहीं सकता, ऐसा मैंने ही लिखा है ये भी। ठीक है, मैं ऐसा लिख के दिखा दूंगा, प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन का जवाब देना। एक बिजनेस है और वो बिजनेस है कपड़ों का बिजनेस है दोस्तों, क्लोथ का बिजनेस है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उससे कुछ सामान बनाते हैं, WIP में कन्वर्ट होता है वो सामान, फिर वो सामान फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है,
और फिर वो फिनिश गुड्स डेटर को बेच दिए जाते हैं, और फिर डेटर को बेचने के बाद उससे कैश आता है, और वो कैश वापस से यूज हो जाता है किसमें, रॉ मटेरियल में। तो सबसे पहले हमारे पास कैश था, उस कैश से हमने क्या खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल से वो किस में कन्वर्ट हुआ, डब्ल्यूआईपी में। डब्ल्यूआईपी से किससे कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से कहां गया, डेटर, और डेटर से वापस क्या बन गया, कैश। ये दोस्तों एक नॉर्मल साइकिल है किसी भी बिजनेस की। अभी मैंने वर्किंग कैपिटल की बात ही नहीं करी, एक नॉर्मल बिजनेस कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये चार्जर है दोस्तों, ये चार्जर है, इस चार्जर को मैंने बनाया, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बनाया, चलो मान लो झूठ बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। सबसे पहले मेरे पास कैश था, इस कैश से मैंने क्या किया, इसका ये प्लास्टिक खरीद के लाया, रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करी, वो बना डब्ल्यूआईपी। फिर मैंने और प्रोसेसिंग करी, फिर वो बना फिनिश गुड्स। और फिर उसको मैंने फिनिश गुड्स को डेटर को बेच दिया, मतलब मैंने बेचा तो डेटर बने, और डेटर से मेरे पास क्या आ गया, कैश वापस से आ गया। तो जहां से बात शुरू हुई दोस्तों, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। कैश लेके आए थे, वापिस से हाथ में कैश आ गया। तो सर इसका वर्किंग कैपिटल से क्या लेना देना है, 2 मिनट दो, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इस एक बात को याद रखोगे, दुनिया गोल है, वैसे ही ऑपरेटिंग साइकिल भी हमारी गोल है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब समझो आप लोग बात को, इस मेरे खर्चा पता है कितना आता है, मेरा 1,80,000 का एनुअल एक्सपेंडिचर है। और कौन सा एक्सपेंडिचर है आपको पता है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 है। तो सर आपको पूरे साल में कितना पैसा चाहिए, सर 1,80,000 का खर्चा तो 1,80,000 चाहिए, नहीं दोस्तों 1,80,000 रुपए ही तो नहीं चाहिए, यही तो बात समझनी है, मुझे थोड़ा सा कम पैसा चाहिए। तो पूरे साल का खर्चा है कितना, 1,80,000, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर 1,80,000 रुपीज। तो सर कितना चाहिए, वो ही तो वर्किंग कैपिटल है, वो ही तो वर्किंग कैपिटल है। तो 1,80,000 नहीं चाहिए, खर्चा 1,80 है, इसका मतलब 1,80 नहीं चाहिए, 1,80,000 नहीं चाहिए, 1,80,000 नहीं चाहिए, कुछ कम चाहिए। तो कितना चाहिए, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, और वही हम निकालना सीख रहे हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए इस चैप्टर को चालू करती, इस टॉपिक को चालू करती ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को, कि हमारा खर्चा है कितना, 1,80,000। क्या हमें 1,80,000 चाहिए, नहीं। तो बोलो स्टेप 1 जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो क्या है, पहले पूरे साल का खर्चा पता लगाओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 1,80,000। अब हमें वर्किंग कैपिटल तक पहुंचना है, हमें 1,80,000 पूरा नहीं चाहिए। तो सर कितना चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूं, सुनो बात को ध्यान से। रॉ मटेरियल में है ना मेरा पैसा 30 डेज तक रहता है, WIP में मेरा पैसा 30 डेज तक रहता है, फिनिश गुड्स में मेरा पैसा 30 डेज तक रहता है। सर रहता है इसका मतलब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल मेरे पास स्टॉक में पड़ा है 30 डेज तक। WIP में सामान गया, WIP मेरे पास पड़ा है 30 डेज तक। फिनिश गुड्स मेरे बन के तैयार हो गए, मेरे से बिक नहीं रहे, तो फिनिश गुड्स में पड़ा है 30 डेज तक। डेटर में भी दोस्तों, डेटर में भी मेरा पैसा पड़ा है 30 डेज तक। तो मेरे पास टोटल कितने दिन तक पैसा मेरा फंसा हुआ इन सब में, 30, तो कितना पड़ा है, 120 दिन तक। 120 दिन तक मेरा पैसा इन सब में फंसा हुआ है। बट मुझे एक बात बताओ, 120 दिन बाद क्या वो पैसा वापस से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल सर, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात कहां से शुरू हुई, मेरी जेब में पैसा था, मैंने रॉ मटेरियल में डाला, 30 डेज तक वो पैसा आगे ही नहीं बढ़ा, फिर 30 डेज बाद वो आगे बढ़ा, WIP में फंस गया, फिर 30 डेज बाद आगे बढ़ा, फिनिश गुड्स में फंस गया, फिर 30 डेज बाद आगे बढ़ा, डेटर में फंस गया, और फाइनली मेरा पैसा वापस से कैश में कन्वर्ट हो गया। तो कैश में वापस कन्वर्ट होने में कितने डेज लग गए? 120 डेज लग गए। तो बोलो दुनिया गोल है बट वो चक्कर काटने में 120 दिन लग गए। दुनिया घूमी तो सही बट 120 दिन बाद वापस अपनी जगह पे आई। तो अब मेरी बात सुनो, 120 दिन बाद आई, तो स्टेप नंबर 2 आप लोग ये देखोगे कि ये पूरी जो साइकिल घूमी है ना, ये कितने दिन में घूमी है, तो इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मैंने आपको बता दिया 120 डेज। सर ये डेज कैसे निकाले, वही तो सीखना है, वही तो सीखना है। अभी तो अपन ने अज्यूम किया, तो बोलो ये पूरी साइकिल कितने दिन में घूमी? 120। ये साइकिल का मतलब क्या, लगाया जितना पैसा वो वापस मेरे हाथ में आ गया कितने दिन बाद? 120 दिन बाद। स्टेप नंबर 3, अगर 120 दिन में अगर ये साइकिल घूमती है तो बताओ पूरे साल में कितने बार घूमेगी? तो पूरे साल में घूमेगी, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल।
पूरे साल में घूमेगी दोस्तों 360 डिवाइडेड बाय 120, क्या ये साइकिल पूरे साल में 3 बार घूमेगी? पूरे साल में क्या 3 बार घूमेगी? 3 बार मतलब कैश है 120 दिन बाद फिर से कैश आ गया, 120 दिन बाद फिर से कैश आ गया, 120 दिन बाद फिर से कैश आ गया। और दोस्तों ये साइकिल कितनी बार घूमगी पूरे साल में? 3 बार। तो बोलो पैसा डाला घूमा, पैसा आया, पैसा डाला घूमा, ऐसे पूरा पैसा मेरा पूरे साल में कितनी बार घूम गया दोस्तों? 3 बार घूम गया। इसका मतलब पता है आपको क्या है? अगर मैंने यहां पे 1 रुपए डाला था ना, वो मेरा पैसा 1 रुपए की जगह 3 रुपए का काम कर गया। सर ये क्या बात बोल दी? 1 रुपए डाला 3 रुपए का काम कर गया। कैसे? 1 रुपए डाला, 120 दिन बाद वो फिर से 1 रुपए बना, फिर 120 दिन बाद वो फिर से 1 रुपए बना, फिर वो 120 दिन बाद फिर से 1 रुपए बना। तो मेरे 1 रुपए 3 रुपए का काम कर गया, क्योंकि मेरी नंबर ऑफ साइकिल कितनी थी? 3। तो अब मुझे बताओ मुझे पैसा चाहिए कितना था? 1 लाख, सॉरी मेरा खर्चा कितना था? 1,80,000। तो तुम्हें पता है स्टेप 4 वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 मेरा खर्चा है, बट साइकिल 3 बार घूमेगी तो मुझे सिर्फ 60,000 रुपए चाहिए। इसका मतलब समझे तुम? 60,000 यहां डालूंगा, 60,000 डाला, 120 दिन बाद फिर से 60,000 बन गए, 60,000 बन गए, फिर 120 दिन फिर से 60,000 बन गए, सॉरी 120 दिन बाद 60,000 बन गए, और फिर से 120 दिन बाद 60,000 बन गए। तो मुझे बताओ पूरे साल में डाला 60,000 बट काम कितने का कर गया? 1,80,000 का। तो सर आप ये कहना चाहते हो जितना खर्चा है उतना वर्किंग कैपिटल नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, उतना वर्किंग कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल कम है। कैसे पता चलेगा? आपको ये देखना पड़ेगा जो पैसा डाला गया वो कितने दिन में वही पैसा वापस बन गया। तो स्टेप बोलो, स्टेप बोलो। सबसे पहले खर्चा पता लगाओ, खर्चा पता लगाओ। 1,80,000 खर्चा आ गया। सर कैसे पता चलेगा? उस पे तो बात करनी, अभी समझे तो सही। तो 1,80,000 का खर्चा है। स्टेप नंबर 2 सर, स्टेप नंबर 2 में आप ये पता लगाओ वो साइकिल कितने दिन में घूमती है। कौन साइकिल का नाम क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि खर्चे भी ऑपरेटिंग है। अच्छा सर साइकिल 3 बार घूमती है, तो सॉरी साइकिल 120 दिन में घूमती है, 120 दिन में घूमती है, तो सर पूरे साल में कितनी बार घूमेगी? 3 बार घूमेगी। तो हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स भी आ गई, और फाइनली हमें वर्किंग कैपिटल भी पता चल गया। कैसे? 1,80,000 का खर्चा है, 3 बार 1 रुपए 3 रुपए का काम करेगा, तो टोटल हमें 60,000 ही हाथ में चाहिए। दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ये 4 स्टेप आप याद रख लो। जैसा पिछला एमसीक्यू आया था, आप ये 4 स्टेप अगर आपने ढंग से सुने वो एमसीक्यू करके देखना, आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नोट्स की तरफ, ठीक है? नोट्स की तरफ देखो। सबसे पहले हमारे पास मेथड नंबर, ये कौन सा पेन है दोस्तों? लाल पेन चाहिए मुझे। मेथड नंबर 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड, मेथड नंबर 2 नेट एसेट मेथड, मेथड नंबर 3 बैलेंस शीट मेथड। अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड की, इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। या तो ये गिवन होंगे, क्या बात बोलिए सर, मजा आ गया। या तो ये गिवन होंगे सिचुएशन नंबर 1, या फिर हमें ये निकालने पड़ेंगे नॉट गिवन होंगे। तो सर कैसे निकलेंगे? कॉस्ट शीट बना के निकलेंगे। मजा आ गया। स्टेप याद रखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या तो गिवन होंगे, और अगर गिवन नहीं होंगे तो कॉस्ट शीट से निकलेंगे। और कॉस्ट शीट कैसे बनेगी वो मैंने नीचे वर्किंग नोट में आप लोगों को बताई हुई है। कॉस्ट शीट बना के हम क्या निकाल लेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। देखो आ जाओ, कॉस्ट शीट कहां गई? कॉस्ट शीट ये रही। ओह लाइन कटी हुई है, कोई बात नहीं। कॉस्ट शीट कैसे बनती है दोस्तों? सबसे पहले आता है मटेरियल, फिर आता है लेबर, फिर आता है ओवरहेड, और इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर होता है एड ओपनिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो। अगर ये किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP आएगा। फिर उसके बाद हम जोड़ते हैं एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स, हमारे पास COGS आता है। फिर हम जोड़ते हैं सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, एडमिन के खर्चे। सर एडमिन ऊपर जोड़ा तो था, वो एडमिन दोस्तों प्रोडक्शन से रिलेटेड था, बट ये वाला जो एडमिन है ये सेलिंग से रिलेटेड है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर हमने तो कॉस्ट शीट में बहुत अजीब अजीब सी चीजें पढ़ी थी, पैकेजिंग वैकेजिंग, कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, वो यहां पे नहीं पढ़ना, वो आप कॉस्टिंग में पढ़ो। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चीजें सॉर्टेड है,
और चीजें सॉर्टेड है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जोड़ो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हटाओ, सॉरी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जोड़ो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हटाओ, एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ो अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फिनिश जोड़ो, ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करो। हमारे पास कौन आ जाएगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे, एडमिन जोड़ेंगे, कौन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस रैपिड रिवीजन और रेगुलर क्लास में यही फर्क है। ये ऐसा क्यों आया ये मैं वहां समझा देता हूं, यहाँ पे मैं सीधे सीधे आगे बढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी अपने एग्जाम है, अपने को ये चीजें जरूरी है कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो बोलो फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन कैसे होता है ये अपने को समझ आना जरूरी है। थोड़ी बहुत बातें मैं बीच में बताता भी जाऊंगा, तो जल्दी से बोलो। स्टेप नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है, या तो गिवन होंगे या कॉस्ट शीट से निकलेंगे, और कॉस्ट शीट में जो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एडमिन हो भी सकता है जुड़े, हो भी सकता है ना जुड़े, फिर हमारे पास एड ओपनिंग फिनिश लेस ओपनिंग फिनिश, और फिर हम क्या जोड़ेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हो सकता है एडमिन यहां जुड़े, हो सकता है ऊपर जुड़ चुका है, और फिर जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये चीज हमें निकालनी थी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, वो साइकिल निकालनी है, ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है। और ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकाली थी, रॉ मटेरियल के दिन, फिर फिनिश डब्ल्यूआईपी के दिन, फिर फिनिश गुड्स के दिन, फिर डेटर के दिन, ये सारे दिन निकालने। तो फॉर्मूला क्या बना, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। माइनस सी क्यों, क्योंकि हम भी तो किसी से उधार लेंगे या हमेशा हमारा ही पैसा अटकेगा, क्या हम भी तो दूसरों का पैसा अटकाएंगे ना। तो बोलो हमारा पैसा अटका रॉ मटेरियल में, हमारा पैसा अटका डब्ल्यूआईपी में, हमारा पैसा अटका किस में, डेटर में, हमारा पैसा किस में अटका, कैश में, कैश में क्या सॉरी, हमारा पैसा डब्ल्यूआईपी में, फिनिश में, डेटर में और रॉ मटेरियल में, और हमने किसी और का पैसा अटका लिया उसको बोलेंगे क्रेडिटर। तो वो चीज क्या हो जाएगी यहां से, माइनस। तो आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। अब बात ये है दिन निकलेंगे कैसे, उस पर हम बाद में आएंगे, बस एक बार इस फॉर्मूले को याद रख लो, ठीक है। ये मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर आ जाओ स्टेप नंबर 3, कहां गया स्टेप नंबर 3, अरे भाई अल्ले स्टेप नंबर 3 गायब हो गया। अरे भाई कहाँ गया ये रहा, सॉरी। स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें नंबर ऑफ साइकिल्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बताया था जो ऊपर पीरियड आया उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे उसमें आया था अपना कितना 120 डेज, तो 360 डिवाइडेड बाय 120 क्या, ये आंसर 3 आ गया। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो खर्चा निकाला था 1,80,000 और ये साइकिल कितनी बार घूमी, 3 बार, तो हमें कितना वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए, 60,000। तो ये हमारे स्टेप नंबर 4 तक हो गया। बोलो स्टेप नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं जो कि गिवन होंगे, गिवन नहीं है तो कॉस्ट शीट बनेगी, कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। स्टेप नंबर 2, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। स्टेप नंबर 3, 360 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, क्योंकि इससे क्या आएगा, हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स आएगी। स्टेप नंबर 4, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, उससे हमारा क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। तो सर अब इसी के साथ आप ये बता दो कि R कैसे निकलेगा, W कैसे निकलेगा, F कैसे निकलेगा, D कैसे निकलेगा और C कैसे निकलेगा। R का मतलब है रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, कि कितने टाइम हमारे पास पैसा रॉ मटेरियल में फंसा हुआ रहा, कितने टाइम हमारा पैसा रॉ मटेरियल में फंसा हुआ रहा वो, तो इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड या स्टोरेज पीरियड। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। मुझे एक बात बताओ, रॉ मटेरियल में पैसा कब तक फंसा हुआ रहेगा, जब तक वो यूज नहीं आएगा। तो ऊपर आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजप्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 600 रुपए का सामान पड़ा है, मैं रोजाना 200 का यूज कर लेता हूँ। 600 का सामान पड़ा है, मैं रोजाना 200 का यूज कर लेता हूँ, क्या ये 3 दिन तक मेरा पैसा रॉ मटेरियल में फंसा हुआ रहेगा। 600 है, रोजाना 200 का यूज कर रहा हूं, तो क्या ये 3 दिन तक मेरा पैसा इसमें फंसा हुआ रहेगा। तो ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा है 600 रुपए का मान लो, मैं रोजाना की खपत, रोजाना की कंजप्शन, मैं रोजाना का जो यूज करता हूं वो 200 रुपए का करता हूं, क्या मेरा पैसा 3 दिन तक फंसा हुआ रहेगा। तो डेज आ गए 3, ठीक है। अब मान लो स्टॉक एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 10,000 और मैं रोजाना 500 रुपए का यूज करता हूं, क्या मेरा 20 दिन तक पैसा फंसा हुआ रहेगा। तो बोलो ऊपर कौन आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजप्शन। बट ये ध्यान रखना नीचे आता है डेली कंजप्शन, नीचे क्या आता है डेली, क्योंकि ऊपर क्या है स्टॉक
और नीचे आएगा रोजाना कितना यूज करता हूं। सर रोजाना दिया हुआ ही नहीं है, एनुअल दिया हुआ है, तो एक काम करना, एनुअल रखना, डिवाइडेड बाय 360 करना, वो 360 ऊपर चला जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर आएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय अगर एनुअल किया है तो इंटू 360 करना, अगर डिवाइडेड बाय डेली किया है तो इंटू 360 मत करना। तो डिवाइडेड बाय डेली कंजप्शन कर रहे हो तो इंटू 360 मत करना, डिवाइडेड बाय एनुअल कंजप्शन कर रहे हो तो इंटू 360 करना। ये बात आपको समझ आई। अच्छा अब ये बात कैसा है, स्टॉक एवरेज लेना है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है, तो क्या करना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय क्या करना, 2 करना। तो जल्दी से बोलो ऊपर कौन आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और रोजाना की यूज, रोजाना कितना यूज होता है, डेली कंजप्शन, अगर एनुअल दिया हुआ है तो इंटू 360, तो इससे आर आएगा। अगला ये मैंने बताया हुआ है कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसा आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, कंजप्शन कैसा आएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये सबको पता है बातें। अब बात आती है कन्वर्जन पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड, जिसको अपन डब्ल्यू बोलते हैं, WIP। बहुत आसान है, जैसे उसमें एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर था, इसमें एवरेज स्टॉक ऑफ WIP ऊपर आएगा। उसमें डिवाइडेड में क्या था, रोजाना जितना यूज होता है, इसमें आएगा रोजाना जितना कन्वर्ट होता है, रोजाना जितना कन्वर्ट होता है, रोजाना जितना कन्वर्ट होता है। और पता है कन्वर्ट कैसे होता है, फैक्ट्री कॉस्ट लगाकर। किससे कन्वर्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट लगाकर। तो नीचे आएगा डेली फैक्ट्री कॉस्ट, डेली फैक्ट्री कॉस्ट। और ये बात ध्यान रखना, इस डेली को अगर हमने एनुअल लिया तो इनटू क्या होगा, 360। तो जल्दी से बोलो ऊपर कौन आया, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, और नीचे कौन आएगा, डेली फैक्ट्री कॉस्ट। जैसे उसमें डेली कंजप्शन था, इसमें आएगा डेली फैक्ट्री कॉस्ट, अगर एनुअल दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय एनुअल इंटू क्या होगा, 360। ठीक है, फिर आता है फिनिश गुड्स। मुझे तुम खुद बताओ, फिनिश गुड्स हमारे पास कब तक पड़ा रहेगा, जब तक वो बिकेगा नहीं। तो ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नीचे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेली, डेली आएगा दोस्तों, तो नीचे आएगा डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अगर नीचे एनुअल दिया हुआ है तो इनटू 360। तो जल्दी से बोलो ऊपर कौन आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, नीचे आएगा डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अगर एनुअल दिया हुआ है तो इनटू 360। तो अभी तक 3 पड़े, आर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, W एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, फिनिश गुड्स एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहला कौन था, रॉ मटेरियल, तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली कंजप्शन, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय डेली फैक्ट्री कॉस्ट, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर एनुअल गिवन है दोस्तों तो इनटू क्या करेंगे, 360 करेंगे। ठीक है, अब आता है दोस्तों डेटर। डेटर कैसा आएगा, ऊपर आएंगे एवरेज डेटर, एवरेज डेटर, ये पता है डेटर कलेक्शन पीरियड है, सबको पता है फॉर्मूला। ऊपर आता है डेटर्स और नीचे आती है सेल्स। वही बात, डेली है तो ठीक है, और अगर एनुअल है तो इनटू क्या होगा, 360 होगा। ये बात ध्यान रख लेना, ऊपर वाली सारी चीजें एवरेज चल रही है। ये हमारे पास डी आ गया। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का भी सबको फॉर्मूला पता है, रेशियो से। ऊपर आती है क्रेडिटर, नीचे आते हैं परचेज, ये डेली होनी चाहिए। अगर ये एनुअल है तो इनटू क्या हो जाएगा, 360। पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूले यहां पे भी आएगा। मैं लिखना चाहता हूं तो मैं दिखा भी दूं, वो राइटिंग मेरी ही है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पेन मोटा हो गया दोस्तों, पेन को थोड़ा सा पतला कर देंगे। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, और ऊपर कौन आएगा, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स, और नीचे कौन आएगा दोस्तों, एनुअल परचेजेस, एनुअल परचेजेस। और जब अगर नीचे एनुअल परचेजेस आएगी दोस्तों तो इनटू कौन आएगा, 360। और अगर वीक्स में है तो 52, मंथ्स में है तो 12। ठीक है, तो ये बात अपनी आ गई यहाँ पे। तो जल्दी से बोलो फटाफट, क्या तुम्हें याद हुआ। मैं एक बार रफ में लिख के तुम्हें याद कराना चाहता हूँ। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन होंगे, अदरवाइज हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट शीट बनाकर, और कॉस्ट शीट में हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 2 में आर कैसे आएगा, ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली कंजप्शन। फिर उसके बाद W एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय डेली फैक्ट्री कॉस्ट। F एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आएगा डेटर,
एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल, क्रेडिट उधार की बिक्री, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स ऊपर आएंगे एवरेज क्रेडिटर्स, नीचे आएगा डेली परचेज। बस अगर ये सारी चीज़ें एनुअल होगी तो इनटू क्या कर देना 360। स्टेप नंबर सेकंड खत्म। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बहुत आसान है। ये जो भी डेज है इन सबको जोड़ दो, ठीक है, और 360 से 360 डिवाइडेड बाई ये ऊपर डेज कर दो। इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इससे पता चलेगी नंबर ऑफ साइकिल्स। और स्टेप नंबर 4 में क्या कर दोगे, जो तुम्हारा ऊपर खर्चा आया था 1,80,000, जैसे मैंने एग्जांपल पे लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, नंबर ऑफ साइकिल्स। और इसी के साथ तुम्हारी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल। समझे बात को? अच्छा, अब बात ये है ये सारी चीज़ें निकलेगी कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये सब कुछ, ये मैंने आपको बताया कॉस्ट शीट से। ये नहीं सब निकला हुआ है। क्या यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट भी है दोस्तों, क्या यहाँ पे सीओपी भी है, सीओजीएस भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है। सीओपी तो काम की है नहीं, तो फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ से आप लोग उठा लोगे। इसी के साथ हमारा पहला मेथड कंप्लीट होता है। और अब हम करने जा रहे हैं पहले मेथड का क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो आ जाओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन, ये वर्किंग कैपिटल की ये मेरी पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक से मैं पढ़ाया करता हूँ अक्सर, और इससे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। सर ये क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे, मैं दूंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ज़्यादा सोचना हानिकारक हो जाता है दोस्तों। ये देखो 5 यूनिट है, इसमें सबसे पहली यूनिट हम उठाने जा रहे हैं, और इसके अंदर मैं आपको एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सुंदर क्वेश्चन कराऊंगा। वो क्वेश्चन है अपना ये रहा, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं इस दुनिया। तो अब दोस्तों अपन चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको कहा था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हो। बीच में मैंने कहा था पॉज आएगा, वो पॉज आया होगा, तो ऐसा बार बार मत सोचना बार बार क्यों बोल रहा है आदमी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है बीट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो। अब इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक दिए हुए हैं सारे, और क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं सारे, परचेजेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, जीपी दिया हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स फॉर रॉ मटेरियल वर 16 lakh and 19 lakh 20,000, whereas the opening and closing balance of receivable is 12 lakh and 16 lakh respectively. You are required to ascertain the working capital requirement by operating cycle period method. अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो और कोई भी आपका अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड का क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट। पूरा लिख के कराऊंगा मैं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आ जाओ, लिखो सॉल्यूशन नंबर, मेरी बुक में 5 है, आप लोग इसको जो भी नंबर देना चाहो नंबर दे देना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको एक बुक शेयर कर दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले होता है स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था, अपन स्टेप नंबर 1 क्या लिखने वाले, स्टेप नंबर 1 होगा अपना कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं कहा था अगर ये तो या तो ये गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। क्या हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है? सीधे तो गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो आ जाओ कॉस्ट शीट बनाते हैं सबसे पहले। तो लिखो कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट कैसे बनेगी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल, और दोस्तों ये आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। तो यहां पे लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम, और रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा फटाफट लिखो इसके अंदर, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा। ठीक है, अब अपन चेक कर लेते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, 14,40,000 है। परचेजेस कितनी है दोस्तों, 88 लाख है। और रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना है, 16 लाख है। तो हम करेंगे 14,40,000, तो ये आएगा 14,40,000 प्लस परचेजेस अभी अपन ने देखी, परचेजेस अपनी थी 88 लाख, तो प्लस 88 लाख माइनस क्लोजिंग कितना था दोस्तों, क्लोजिंग अभी अपन ने देखा 16 लाख क्लोजिंग था, तो माइनस 16 लाख।
ये अपना यहाँ पे आया। मैं इसको फटाफट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। हालांकि मेरे पास हुआ हुआ है ये, क्योंकि रेगुलर बैच में तो कराते ही हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड में भी कराते ही है, बट आप लोगों को आपके सामने करूँगा तो आप लोग भी साथ ही साथ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आ गया अपने 86,40,000 आ गया। तो लिखो 86,40,000 रॉ मेटेरियल कंज्यूम। ये आ गया 86,40,000 प्लस इसमें मैंने आपको बताया था कॉस्ट शीट में एक लाइन खींच दूँ, सुंदर लगेगा थोड़ा सा, तो इसमें लाइन खींच देते एक। ठीक है, अब ये अपना अपना अगला कौन आएगा, अगला आता है वेजेस। तो वेजेस भी अपने को गिवन है और वेजेस अपन देख लेते हैं कितनी गिवन है। वेजेस अपने को गिवन है यहाँ पे 24 लाख, तो लिखो 24 लाख। और क्या जोड़ेंगे, और कौन से खर्चे अपने पास, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है। देखो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स आ गए, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स आ गए, वो भी जुड़ेगा 16 लाख रुपए। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 16 लाख रुपए। इसको वैसे क्या बोलते हैं अपन, प्राइम कॉस्ट, बट अब मैं इसको प्राइम कॉस्ट नाम ना देके, मैं कोई भी बीच में प्राइम कॉस्ट का कोई काम तो है नहीं, तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, एड ओपनिंग WIP, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। क्या ये अपना फॉर्मेट था, मैं आपको एक बार फॉर्मेट वापस दिखा दूं। तो देखो ये अपना चल रहा फॉर्मेट, अभी मटेरियल लिया, लेबर लिया, ओवरहेड्स लिए, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। तो एड ओपनिंग WIP कितना है अपने पास, 4,80,000। तो यहाँ पे अपन जोड़ेंगे 4,80,000 लेस क्लोजिंग WIP अपने पास है 8 लाख, यहाँ से अपन हटा देंगे 8 लाख। अब इसका अगर मैं फाइनल आंसर देना चाहूँ तो ये कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 86,40,000 फिर प्लस 24 लाख, 86,40,000 प्लस 24 लाख प्लस 16 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 8 लाख, सॉरी माइनस 8 लाख, क्योंकि क्लोजिंग WIP माइनस होगा। तो ये आ रहा है 123,20,000, ये अपने आ रहा है। इसका नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके बाद जुड़ता है एडमिन, और एडमिन है नहीं तो यही है हमारा COP। यही क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसके पास अपने पास क्या चीज़ नहीं है, एडमिन के खर्चे अपने पास नहीं है, तो सीधे क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट बोलो भले क्या बोलो, इसको COP बोलो, एक ही बात है। अब अपन इसमें क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, एड ओपनिंग फिनिश्ड, सॉरी एड ओपनिंग फिनिश्ड लेस क्लोजिंग फिनिश्ड, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड। ऐसा आप अगर कॉस्ट शीट बना लोगे ना शुरुआत में तो खेल ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेस क्लोजिंग फिनिश्ड। अब बोलो ओपनिंग फिनिश कितना है दोस्तों, ओपनिंग फिनिश अपने पास 20,80,000, तो यहां लिखेंगे अपन 20,80,000 लेस क्लोजिंग फिनिश कितना है अपने पास 24 लाख, तो यहां पे अपन लिखेंगे 24 लाख। और ये करने के बाद अपन चेक कर लेते हैं अपना कितना आ रहा है। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं लिख दूं सीधे 1,20,00,000 रुपए आ रहा है। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपना, तो 1,20,00,000 आ गया। ये 1,20,00,000 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया अपने पास, तो लिखो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आने के बाद अपने पास कौन सा एक्सपेंडिचर और है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है और सेलिंग का खर्चा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अगर ऊपर होता तो अपन इसको किससे रिलेटेड मानते, प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये नीचे है तो ये किससे रिलेटेड माना जाएगा, सेलिंग से रिलेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर जोड़ो, एडमिन, मैंने आपको बताया था ये एडमिन का खर्चा बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, अगर आपने देखा होगा तो। ये देखो यहाँ पे लिखा था अपन ने, यहाँ पे भी लिखा था और ऊपर भी लिखा था, तो यहाँ तो आया नहीं तो नीचे आया, क्योंकि ये क्या कब दिया हुआ था अपने को, GP के बाद दिया हुआ था। तो एडमिन आएगा, बोलो एडमिन कितना आएगा, एडमिन अपने पास है 14 लाख और 6 लाख क्या है, सेलिंग के खर्चे। तो मैं यहाँ क्या जोड़ूंगा, एड 14 लाख एडमिन, एड सेलिंग 6 लाख, और फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1,40,00,000 रुपए। व्हाट इज दिस, 1,40,00,000, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स और कैन बी नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या, ये है। अभी क्यों बोलते हैं इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये अभी समझने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी अपने को हर टाइप का क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि होता कैसे। तो बोलो क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया, 1,40,00,000 अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया। तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है दोस्तों इसी के साथ। अब अपन चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे, तो लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज
ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो यहां पे क्या निकालेंगे अपन, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे निकलेगा, तो लिखो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स और माइनस क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिटर माइनस करेंगे। अब आ जाओ आर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको याद कराया था। ऊपर आता है एवरेज स्टॉक ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एनुअल कंजप्शन। अगर आपको दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय एनुअल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय क्या 360 होगा, मल्टीप्लाई बाय 360। मुझे बताओ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा, तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा, ये अपना आएगा 14,40,000 प्लस 16 लाख डिवाइडेड बाय 2। और ये कितना आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको वहीं से बता दूं, तो ये आ रहा है अपने पास, जो भी आ रहा है, मैं मेरे पास पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। अच्छा, कंजप्शन अपने पास लिखा हुआ है, कंजप्शन अपने पास आया था 86,40,000, तो यहाँ पे और आ जाएगा 86,40,000। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 63.33 डेज। तो ये अपना आंसर आ गया। इसमें अपन ने टाइम बचा लिया, कैलकुलेशन नहीं करी, टाइम बचा लिया। ये आप कर लोगे। और ये आइटम कहां से आया आपको पता है, कंजप्शन अभी अपन ने ऊपर लिखा था वहां से आया, ये लिखा हुआ अपने पास। और ओपनिंग और क्लोजिंग कहां से आया अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को दिया हुआ है, वहां से आया। ओके, अब आ जाओ डब्ल्यू क्या होता है दोस्तों, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस कैसे आएगा आपको पता है, ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेली या एनुअल फैक्ट्री कॉस्ट। तो नीचे कौन आया, एनुअल फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 360। अच्छा बताओ एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कैसे आएगा, 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैसा आएगा, 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 2। और फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास ऊपर आई थी, फैक्ट्री कॉस्ट थी 1,23,20,000। तो ये आई थी 1,23,20,000 अपने पास ये आई थी। अब मेरे पास इसका फाइनल आंसर है 18.70 दोस्तों। तो ये मैं लिख देता हूं 18.70 डेज। ये मेरे पास कौन आ गया, WIP आ गया। समझे आप लोग। अच्छा, अब मुझे चाहिए F, तो लिखो F, ये होगा फिनिश गुड्स। तो यहां लिखोगे फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या बनेगा आपको पता है, ऊपर कौन आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, पूरा नाम होगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, ठीक है। और ऊपर वाले का क्या नाम था, WIP बोलो या कन्वर्जन पीरियड। और इसका क्या था, R का क्या मतलब था, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ये पूरे लिख के आना आप लोग। अच्छा, फिनिश गुड्स में आ जाओ, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय, बोलो फिनिश गुड्स के नीचे कौन आता है, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360। आप समझ लो कॉस्ट शीट बनाते कितना आसान हो गया काम, कॉस्ट शीट बनाते चीजें भी समझ आ गई और ये भी बहुत आसान हो गया अपना। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां से आएगा बताओ, ये अपने पास पड़ा 20,80,000 और 24 लाख। तो यहां क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा 20,80,000 प्लस 24 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आएगा एवरेज। और COGS अपने पास ऊपर निकला हुआ है दोस्तों, काम बहुत आसान है। 1,20,00,000 अपने पास लिखा हुआ है ऊपर, तो ये आएगा 1,20,00,000 इंटू 360। ये करने पे जो आंसर आ रहा है मैं आपको सीधे बता देता हूं, ये आंसर आ रहा है 67.19 डेज आंसर आ रहा है। इसका क्या मतलब है 67.19 डेज का, इसका मतलब है इतने टाइम तक हमारा पैसा फिनिश गुड्स में ब्लॉक रहेगा। ऊपर क्या आया था 18.70, इतना पैसा हमारा WIP में ब्लॉक रहेगा इतने टाइम तक। और 63 डेज तक कहां पे ब्लॉक रहेगा, ये हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा रॉ मटेरियल में। अब आ जाओ लिखो डेटर्स। और डेटर्स में फटाफट ये D आ गया। इसका क्या मतलब था, कलेक्शन पीरियड, याद है आपको, कलेक्शन पीरियड।
डेटर कलेक्शन पीरियड है इसका नाम, तो ये आएगा डेटर कलेक्शन पीरियड, ये आ गया डेटर कलेक्शन पीरियड। अब इसमें क्या है, ऊपर कौन आएगा, एवरेज डेटर्स, और नीचे कौन आएगा, डेली क्रेडिट सेल या एनुअल क्रेडिट सेल। तो मैं लिख देता हूं एनुअल क्रेडिट सेल्स, इनटू में कौन जाएगा 360। अब मुझे बताओ एवरेज डेटा कितना आएंगे, एवरेज डेटा कितना आएंगे अपने पास, एवरेज डेटा अपने को दिए हुए 12 लाख और 16 लाख, तो इनका डिवाइड कर, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो यहां क्या लिखूंगा, 12 लाख प्लस 16 लाख डिवाइडेड बाय 2, और क्रेडिट सेल अपने को यहां पे पता है, सारी की सारी क्रेडिट सेल ही है, तो ये 1,60,00,000 रुपए है, तो मैं यहां लिखूंगा 1,60,00,000। सॉल्व करके मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आता है 31.5 डेज। तो ये अपने कौन आ गए, डेटर्स। अब इसके बाद कौन आएगा, क्रेडिटर्स। अब कौन आएगा, क्रेडिटर्स। अब इसमें कौन आता है, पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड। और बोलो पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएंगे एवरेज क्रेडिटर्स, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, बस ऊपर एवरेज क्रेडिटर और नीचे एनुअल क्रेडिट परचेज, एनुअल क्रेडिट परचेज, एनुअल क्रेडिट परचेज इनटू 360। एवरेज क्रेडिटर्स कहां से आएंगे, नीचे दिए हुए, ये दिए हुए 16 लाख और 19,20,000, तो यहां क्या लिखूंगा, 16 लाख प्लस 19,20,000 डिवाइडेड बाय 2। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा तेज है बट मैं जितना कोशिश हो सके उतना धीरे रख रहा हूं इसको। अच्छा, क्रेडिट परचेज कितना आएगा, क्रेडिट परचेज अपना यहां पे गिवन है 88 लाख, तो ये आएगा 88 लाख इंटू 360। अब ये कितना बन रहा है अपना, ये बन रहा है मेरे पास लिखा हुआ है 72 डेज बन रहा है, पूरा पूरा 72 डेज। आ गए, सब आ गए, आर आ गया, डब्ल्यू आ गया, एफ आ गया, डी आ गया, माइनस सी भी आ गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसको, ओसीपी बराबर, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बराबर आर प्लस डब्ल्यू, सब कुछ करूंगा तो ये आएगा सबसे पहले 63.33 आर आया था, 18.70 डब्ल्यू आया था, 67.19 अपना एफ आया था, 31.5 अपना डी आया था, माइनस 72 सी आया था, और ये आ गया 108.72 डेज। ये अपना आंसर आ गया ओसीपी का। इसका मतलब है वो साइकिल 108 दिन में घूमती है। अब ये पता लगाना है कि पूरे साल में कितनी घूमेगी, तो मैं अब क्या लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ साइकिल्स, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 नंबर ऑफ साइकिल्स, स्टेप नंबर 3 नंबर ऑफ साइकिल्स। इसको कैसे निकालूंगा मैं, 360 डिवाइडेड बाय 108.72, और ये करने से जो आंसर आ रहा है मैं आपको बता देता हूं, ये आ रहा है 3.311, ये आ गया। और स्टेप नंबर 4 दोस्तों, स्टेप नंबर 4 फाइनली हमारी तपस्या खत्म हुई दोस्तों। वर्किंग कैपिटल बराबर जो खर्चा आया था, वो खर्चा दिखने में कैसा लग रहा है कि पूरे साल में खर्चा होगा कितना, पूरे साल में सर खर्चा होगा 1,40,00,000, बट जो मेरा 1 रुपए है ना वो 3 रुपए 0.3111 के बराबर काम करेगा, 3.311 के बराबर काम करेगा, क्योंकि वो साइकिल 3.311 टाइम घूमेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बोलो, ऊपर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ऊपर कितना आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना बताया मैंने अभी आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,40,00,000 डिवाइडेड बाय 3.311, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 422,8329.809। इतना पैसा दोस्तों हम लोगों को चाहिए वर्किंग कैपिटल के नाम पे, और इसके बराबर हम वर्किंग कैपिटल का लोन लेंगे और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप खुद सोचो, क्या ये अमाउंट मिनिमम होना चाहिए? और इसको मिनिमम करने के लिए अगले 4 चैप्टर पढ़े जाएंगे। अगले 4 चैप्टर कौन से, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी, मैनेजमेंट ऑफ डेटर, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर। क्योंकि ये अमाउंट अगर ज्यादा आएगा ना तो हमारा पैसा ब्लॉक होगा, और पैसा ब्लॉक होगा ना, इतना पैसा हमारा क्या रहेगा, बैंक से हमें उधार लेना रहेगा वर्किंग कैपिटल के रूप में, और उतना ही हमें इस पे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमारा कोशिश ये रहता है पहले इसको कैलकुलेट करो और फिर इसको क्या करो, मैनेज करो। तो ये मैंने आपको सिखाया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड, और इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया और पूरा लिख के करा दिया। अब आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है ना दोस्तों,
आंखें बंद करके हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो सारे स्टेप्स पता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखो जैसे ये क्वेश्चन सितंबर 2024 में आया हुआ है, सीओपी गिवन है, सीओजीएस गिवन है, एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी गिवन है, फिनिश गुड्स गिवन है, एडमिन गिवन है, सब कुछ गिवन है दोस्तों। इसको करके देखना आप लोग, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है नहीं, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब अपन किस पे चलेंगे, नेट करंट एसेट मेथड पे चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक अपना कौन सा कंप्लीट हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेथड के अंदर, मिलते क्या यही हूँ मैं। तो चालू करो दोस्तों, लिखो नेट करंट एसेट मेथड। अब दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेट करंट एसेट मेथड। बहुत ही आसान है, और जैसा आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड था सेम वैसा ही मेथड है, बस वो डेज में चल रहा था पूरा मेथड, और ये पूरा हमारा अमाउंट में चलेगा। दोनों का आंसर भी सेम आता है, अगर आप लोगों को ये बात ध्यान हो तो। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का आंसर और नेट करंट एसेट मेथड दोनों का आंसर भी ये आता है, सेम आता है। अब बस फर्क कितना है, वो पूरा मेथड डेज में चल रहा था और ये पूरा मेथड हमारा किस में चलेगा, अमाउंट में चलेगा। अब मैं अगर आपको बताना चाहूं, फॉर्मूला उसमें भी यही लगा था और इसमें भी यही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सर उसमें कब यूज हुआ मुझे बताओ, क्या तुमने आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी किया था? तो दोस्तों ये क्या थे, करंट एसेट के डेज थे, माइनस ये क्या थे, करंट लायबिलिटीज के डेज थे। तो हुआ तो यही था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा अब दूसरी बात, इसमें भी यही होगा। तो इसमें भी क्या करना है हमें, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बस ये सारे फिगर इस बार अमाउंट में होंगे, जो पिछली बार डेज में थे इस बार ये सारे किस में होंगे, अमाउंट में होंगे। तो करंट एसेट के नाम बोलो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी पहले डब्ल्यूआईपी, फिर कौन आएगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर कौन आएगा, डेटर्स, और फिर कौन आएगा, कैश, और यहां पे कौन आएगा, क्रेडिटर्स। बस ये सारी चीजें हमें करनी है। तो सारे ये करंट एसेट जोड़नी है, उसमें से करंट लायबिलिटी घटानी है, और हमारा आंसर किसका आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल का। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार ये शायद वर्किंग कैपिटल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, प्रोविजन जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो बोलो क्या करोगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बस इतना सा करना है, और लास्ट में जाके एक प्रोविजन जोड़ना है, खत्म, मेथड खत्म। तो अब बोलो क्या आएगा इधर, सबसे पहले सारी करंट एसेट्स आएगी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, खत्म बात। फिर सारे क्या आएंगे हमारे, करंट लायबिलिटीज आएंगे। अब करंट लायबिलिटीज में क्या है, मटेरियल का क्रेडिटर, वेजेस का क्रेडिटर, ओवरहेड का क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो किसी का भी हो सकता है मटेरियल का पैसा किसी को देना बाकी हो सकता है वेजेस का पैसा किसी को देना बाकी हो सकता है हमारे ओवरहेड का पैसा किसी को देना बाकी हो। तो क्रेडिटर तो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हमने ये सारे क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दिए, और आंसर क्या आ गया हमारा, वर्किंग कैपिटल। ये करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है, दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल। और इसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया दोस्तों, प्रोविजन जोड़ दिया, क्योंकि हमें लगता है जो वर्किंग कैपिटल निकला है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमने उसमें क्या जोड़ दिया, प्रोविजन जोड़ दिया। प्रोविजन क्यों जोड़ते हैं, हमें लगता है हमारा एस्टिमेट 1 लाख आया है, बट ये 1,05,000 तक जा सकता है, तो हम 5,000 का क्या जोड़ देते हैं, प्रोविजन जोड़ देते हैं। और फाइनली हमारा क्या आ गया, टोटल वर्किंग कैपिटल आ गया। तो ये तो बहुत आसान है सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस मेथड में मुश्किल है क्या, ये सारी चीजें निकालना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। तो सर कैसे निकलेगा इसमें, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो ये आदमी प्यार से भी बोल सकता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख, ये ऐसे बोलता नहीं है। ये अगर ऐसा प्यार से बोले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख है, बात खत्म। बट ये प्यार से बोलता ही नहीं है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसके बाद घुमा के तरीका है, बोलते पूरे साल में जितना आप कंज्यूम करोगे ना उसके 2 महीने के बराबर स्टॉक होगा। बोलो ऐसी बातें करता है। देने का तरीका है पता क्या बोलता है क्वेश्चन में, 2 महीने के कंजप्शन के बराबर, 2 महीने के कंजप्शन के बराबर आपका क्या होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। कहने का तरीका है, तो पहले बोलता है 2 महीने के कंजप्शन के बराबर, तो पहले कंजप्शन निकालो पूरे साल का एनुअल, और फिर क्या करो इंटू 2/12, तो आपका क्या आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। तो बोलने का तरीका क्या है, कंजप्शन के 2 महीने के बराबर। तो भाई प्यार से बता दे स्टॉक कितना है, प्यार से बताता नहीं है, बात घुमा के बोलता है पहले पूरे साल का कंजप्शन निकालो, उसके 2 महीने के बराबर स्टॉक ले लो। हम भी ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, फॉर्मूला बन गया ना, फॉर्मूला बन गया, एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन इंटू 2/12। सर इस 2 को क्या बोलते हैं, इस 2 को बोलते हैं होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड।
सकते। तो फॉर्मूला क्या बन गया बोलो, एनुअल कंजप्शन इनटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का। अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं, अगर आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ आए तो छोड़ देना, बट बात को ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पिछली बार पता है क्या हुआ था, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड में पता है क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं। हमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ था, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ था, हमें कंजप्शन दिया हुआ था, और हम इस होल्डिंग पीरियड पे पहुंचे थे। आपको पता है ये बात हुई थी, क्या फॉर्मूला था, एक बार बोलना, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एनुअल कंजप्शन, याद है आप लोगों को, इनटू 12, क्योंकि महीने की बात हो रही है, अगर डेज की बात होगी तो 360, वीक की बात होगी तो 52। तो इससे पता है क्या आता था, होल्डिंग पीरियड आता था दोस्तों। तो जब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड लगाओगे ना तो उसमें होल्डिंग पीरियड निकालना है, और जब आप नेट एसेट मेथड लगाओगे ना तो आपको क्या निकालना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है। दोनों के मेथड सेम है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, दोनों से आंसर सेम आते हैं। तो ऊपर वाला जो मेथड था, एक बार देख लो, ऊपर वाला जो मेथड था उसमें होल्डिंग पीरियड निकाला था डेज में, और इस क्वेश्चन में क्या होगा, होल्डिंग पीरियड गिवन होगा, और इस बार क्या निकालना है, स्टॉक निकालना है। सर कोई तगड़ी बात बता दी आपने, मैं तो कह ही रहा था आपको तगड़ी बात बताने वाला हूं। तो जल्दी से बोलो, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में क्या निकाला जाता था, रॉ मेटेरियल का होल्डिंग पीरियड, और नेट एसेट मेथड में क्या निकाला जा रहा है, रॉ मेटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक। दोनों के मेथड क्या है, सेम है, बस इधर से उधर घुमाए हुए और कुछ भी नहीं है दोस्तों, सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो सर एक बार इसको वापस से बताओ कैसे निकालेंगे। लो दोस्तों बता देता हूं, निकालना क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, पहले पूरे साल का क्या लो, कंजप्शन लो, पूरे साल का क्या लो, कंजप्शन लो। तो ये आएगा एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन ले लिया। अब बोलता है होल्डिंग पीरियड है 2 महीने के बराबर, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12। कहते हैं पूरे साल का कंजप्शन लो, उसमें से 2 महीने के बराबर स्टॉक रहता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरे पूरे साल की खपत 1,20,000 रुपए की है, तो मैं स्टॉक कितना रखूंगा, मैं कोई 1,20,000 का स्टॉक थोड़ी ना रखूंगा, सीधा सा कंसेप्ट है। पूरे साल में जितनी खपत होने वाली है उसके बराबर थोड़ी ना स्टॉक रखूंगा, स्टॉक तो मैं 2-3 महीने के बराबर ही रखूंगा। वही बात है, पूरे साल में खपत 1,20,000 की, उसके 2 महीने के बराबर मैं क्या रखूंगा, अपना स्टॉक रखूंगा। तो इंटू 2/12, ये मेरा क्या आ गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया। तो बोलो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फॉर्मूला, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फॉर्मूला बोलो जल्दी से दोस्तों, एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन इनटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यही तो करा अपन ने, बहुत आसान है, पूरे साल का ले लिया इनटू 2 महीने के बराबर मैं अपने बस स्टॉक रखता हूं, सीधी सी बात है। आज मैं तुम्हें एक बात बोलूं, मेरे पास ये माउस है, मैं ऐसे साल में 1,00,000 माउस बेचता हूं, तो कोई मैं 1,00,000 बना के थोड़ी ना रख लूंगा, मैं तो 2 महीने के बराबर क्या करूंगा, माउस बना के रख लूंगा, बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। तो यही बोला, एनुअल कंजप्शन इनटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय क्या, 12। ठीक है, अब आता है स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ WIP। इसका क्या मतलब है सर, स्टॉक ऑफ WIP का मतलब हो गया हमारे WIP के स्टॉक की वैल्यू, WIP के स्टॉक की वैल्यू। मैं आपसे खुद से पूछता हूं, आप खुद बताओ मुझे एक बात बताना, स्टॉक ऑफ WIP कितना आएगा, आप खुद बताना। एक अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास ये रिमोट है दोस्तों, ये रिमोट है, ये अभी पूरा नहीं बना, ये चीज़ अभी इसमें लगी नहीं, ये चीज़ अभी इसमें लगी नहीं, मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है। सर इसमें मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। सर इसमें लेबर लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। सर इसमें ओवरहेड लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। बट सर ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज़ लगनी बाकी है। तो जब किसी चीज़ में कोई चीज़ लगनी बाकी है और आपका क्या है, वो सामान बीच में पड़ा है, उसका वैल्यू करना है, तो वो कहलाएगा स्टॉक ऑफ WIP। तो मैं कह रहा हूं ये अभी सामान पूरा नहीं है और मैं कह रहा हूं इसका वैल्यूएशन करो, इसका वैल्यूएशन करो। ये रिमोट कितने का है, तुम कहोगे सर ये 50 रुपए का रिमोट है और 10 रुपए का ये लगना बाकी है। तो मैं क्या बोलूंगा, अभी 50 का है, अभी फिनिश नहीं है, अभी बीच में है। तो मैं कह रहा हूं कोई भी चीज बीच में है, उसका वैल्यूएशन करना है, उसका वैल्यूएशन करना है, तो वो क्या हो गया, बोलो स्टॉक ऑफ WIP हो गया। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, तुम खुद समझ जाओगे। एक तुम लोग मैगी बना रहे थे खड़े खड़े, यहां पे ये तुम मैगी बना रहे हो दोस्तों, ये
मैगी बन रही है इस पतीले के अंदर जिसको बोलते हैं पैन। दोस्तों इसके अंदर मैगी बन रही है, इसमें आपने क्या डाली, मैगी डाली, ये मैगी डाल दी दोस्तों। और मैगी डालने के बाद आपने इसमें मसाला भी डाल दिया, और अब आप इधर खड़े हो और नीचे दोस्तों आग लगी हुई है, आग लगी हुई, और ये मैगी बन रही है दोस्तों। और मैं एकदम से आया और मैंने कहा रुक जा, मेरे को मैगी बीच में रोक। आपने मैगी को रोक दिया और मैंने कहा अब जितनी मैगी तैयार हुई है उसका वैल्यूशन बता। क्या अभी मैगी बीच में है, WIP। अब मैं कहूंगा इसका वैल्यूशन बता दोस्त, तू कहेगा भाई मैंने मैगी तो पूरी डाल दी, मैंने मटेरियल तो डाल दिया पूरा, बट अभी मैं यहां पे 15 मिनट से खड़ा हूं, 15 मिनट और खड़े होने की देरी है, अभी सिर्फ 15 मिनट से खड़ा हूं मैं, 15 मिनट और खड़ा हूंगा तब जाके मैगी बनेगी। तो क्या अभी लेबर पूरा लगा है इसके अंदर? नहीं, लेबर अभी आधा ही लगा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, हो सकता है 1/4 लगा हो सकता है 3/4 लगा हो, बट मैं अब एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेबर आधा ही लगा है। गैस बीच में बंद कर दी, अभी गैस और लगेगी तो अभी ओवरहेड और लगेगा दोस्तों, अभी ओवरहेड आधा ही लगा है। तो मुझे बताओ कोई भी चीज WIP कब कहलाएगी? कोई भी चीज WIP कब कहलाएगी? जब उसके अंदर मटेरियल, लेबर या ओवरहेड में से कोई भी चीज अभी लगनी बाकी है तो वो क्या कहलाएगा? WIP कहलाएगा। उसका वैल्यूशन कैसे होगा? आप उसमें जोड़ दो जितना उसमें मटेरियल लग गया वो, उसमें आप जोड़ दो जितनी लेबर लग गई वो, उसमें आप जोड़ दो जितनी आपकी ओवरहेड लग गई वो। तो करना क्या है, आपको पता लगाना है कि उस WIP के अंदर मटेरियल कितना लगा है, आपको पता लगाना है उसके अंदर लेबर कितना लगा है, आपको पता लगाना है उसके अंदर ओवरहेड कितना लगा है, और जो जो लगा है उन सबको जोड़ दो तो वो क्या कहलाएगा? वैल्यूशन ऑफ WIP कहलाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूशन ऑफ WIP? वैल्यूशन ऑफ WIP कंटेन्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जितना वो कंप्लीट हो चुका उतना आप जोड़ दो तो वो क्या कहलाएगा? वैल्यूशन ऑफ WIP। जैसा मैंने आपको बताया, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने मैगी बनाई, मैगी में मटेरियल सारा लग गया तो इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, लेबर अभी आधी लगी इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50%, ओवरहेड अभी आधा लगा, गैस चलनी बाकी है इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50%। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हो सकता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेबर का 75% हो गया हो, ओवरहेड का 25% हुआ हो, मटेरियल का भी 25% हुआ हो। तो बोलो WIP का वैल्यूशन कैसे होगा दोस्तों? जितना WIP में मटेरियल लगा, जितना WIP में लेबर लगा, जितना WIP में ओवरहेड लगा, सबको जोड़ दोगे तो कहलाएगा वैल्यूशन ऑफ WIP। तो बोलो WIP के वैल्यूशन का मतलब क्या है? कोई चीज बीच में पड़ी है उसका वैल्यूशन करना इज नोन एज वैल्यूशन ऑफ WIP। ठीक है, तो अब बोलो इसके अंदर क्या क्या लगा। तो देखो 3 चीजें होती है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सबसे पहले बोलो ये तो लेना ही है एनुअल कंजप्शन, तो एनुअल कंजप्शन लेंगे इनटू प्रोसेस पीरियड, जैसे उसमें होल्डिंग पीरियड था इसमें बोलते हैं प्रोसेस पीरियड, इनटू कितना कंप्लीट हो चुका इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन और डिवाइडेड बाय 12 तो हो गई। अगला एनुअल लेबर इनटू प्रोसेस पीरियड डिवाइडेड बाय 12 तो हो गई और इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो ओवरहेड्स इनटू प्रोसेस पीरियड इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिवाइडेड बाय 12, तो जो जितना जितना लग गया उन सबको प्लस कर दो, ये कहलाएगा WIP। तो ये लिखा हुआ WIP। बट इसके लिए कुछ नोटिंग है दोस्तों, अगर कुछ ना बताया हुआ हो कि कौन कितना कितना लगा तो ये मानेंगे रॉ मटेरियल 100% लग गया, बट जो लेबर एंड ओवरहेड है वो अभी 50% लगे। लेबर एंड ओवरहेड अभी कितने परसेंट लगे? 50% लगे। तो कुछ ना दिया हुआ हो तो क्या माना जाएगा? मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर एंड ओवरहेड अभी 50% लगे हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल जो है ना वो कॉस्ट ऑफ WIP का पार्ट नहीं होता, ध्यान रख लेना, कॉस्ट ऑफ WIP का पार्ट नहीं होता। तो बोलो WIP का वैल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को जोड़ना होगा, क्योंकि कोई भी कच्चा माल है, अभी कोई भी कच्चा माल है जो WIP है उसके अंदर क्या क्या लगा है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब वो पूरे पूरे तो लगे नहीं, अगर पूरे पूरे लग जाते, मटेरियल भी पूरा लग जाता, लेबर भी पूरा लग जाता, ओवरहेड भी पूरा लग जाता, तो क्या सामान बन के तैयार नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। इसलिए कुछ ना कुछ तो अधूरा है, और वो क्या अधूरा है बता दे तो ठीक है, वरना हम ये मानेंगे लेबर और ओवरहेड अभी 50% है। ठीक है, अब आ जाओ, अब मैं कह रहा हूं ये सामान बनके
तैयार हो गया। अब आप समझ गए होगे, अब ये सामान बन के तैयार हो गया, अब इसका वैल्यूएशन करो। में मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगा है, ओवरहेड भी लगा है, सबको जोड़ दो, दैट इज नोन एज क्या, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन। तो मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा, सबको जोड़ दो, दैट इज नोन एज क्या, बोलो, दैट इज नोन एज क्या, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका वैल्यूएशन करो, आप कहोगे 20 रुपए का प्लास्टिक है, 10 रुपए की लेबर लगी है, 10 रुपए का ओवरहेड लगा है, रिमोट 40 रुपए का है, तो बस फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हो गया। तो फिनिश गुड्स में क्या क्या लगता है, जैसे WIP में मटेरियल पूरा था, लेबर आधा, ओवरहेड आधा, यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, पूरा पूरा होगा, तो ये कहलाएगा फिनिश गुड्स। समझ आई आपको बात। और मैं एक बात बताऊं, जब ये सब कुछ पूरा पूरा लगता है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो उसको पता है क्या बोलते हैं, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। तो जैसे हमने WIP को सॉल्व करते वक्त मटेरियल अलग लिया था, लेबर अलग लिया था, ओवरहेड अलग लिया था, इसमें आप क्या करना, एक ही वर्ड ले लेना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप क्या बनाओगे, कॉस्ट शीट बनाओगे, और कॉस्ट शीट से आप क्या निकालोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे, और फिर वही करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12, लेबर इनटू फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ओवरहेड इनटू फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12, और फिर इन तीनों को जोड़ दो। ऐसा करने की जगह आप क्या कर लो, कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लो, तो एक अल्टरनेटिव आ जाएगा, COP इनटू फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। समझ आई आप लोगों को बात। तो बोलो मटेरियल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बोलो। अगर मैं आपको बोलूं मटेरियल कैसे निकालोगे, एनुअल कंजप्शन इनटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। आप WIP कैसे निकालोगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों लेंगे, इसमें क्या लोगे, एनुअल कंजप्शन इनटू प्रोसेस पीरियड बोलते हैं उसको, जैसे उसमें होल्डिंग पीरियड होता है, इसमें प्रोसेस पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कुछ ना गिवन हो तो ये 100% माना जाता है। ऐसे इसमें क्या होगा, लेबर का एनुअल कंजप्शन इनटू प्रोसेस पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सेम चीज यहाँ पे होगी। फिनिश कैसे निकाला जाएगा, फिनिश निकाला जाएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसमें क्या आएगा, एनुअल कंजप्शन इनटू फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ऐसे ये आएगा, ऐसे ये आएगा, और एक तरीका और आ सकता है, इन तीनों को मत लो और सीधे क्या ले लो, COP इनटू एनुअल कंजप्शन इनटू फिनिश गुड्स, सॉरी COP इनटू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। COP में तीनों के एनुअल कंजप्शन जोड़ के आ चुके, तीनों के एनुअल कंजप्शन जोड़ के आ चुके। मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या है, इस COP के अंदर क्या क्या है। इस COP के अंदर सर मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गया, बस बात खत्म हो गई। जब तीनों आ गए तो बात ही खत्म हो गई, तीनों आ गए तो बात ही खत्म हो गई। तो एक हमेशा एक हैबिट डाल लो, कॉस्ट शीट बनानी है, और कॉस्ट शीट से जो COP आएगा उसके ऊपर किसका वैल्यूएशन करना है, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, अब बात आती है डेटर का। तो डेटर का वैल्यूएशन करना है दोस्तों। डेटर का वैल्यूएशन करना बहुत आसान है। डेटर का वैल्यूएशन करना बहुत आसान है। डेटर का वैल्यूएशन सेल पर होता है। किस पे होता है, सेल्स पर। तो क्या लिखोगे, सेल्स ले ली, सेल्स ले ली इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12। जैसे उसमें क्या हो रहा था, आप उसमें क्या ले रहे थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और फिर उसमें क्या कर रहे थे, होल्डिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर रहे थे। डेटर का यहाँ पे कलेक्शन पीरियड होता है। क्या हमने ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में भी पढ़ा था, क्या हमने वहां पे DCP निकालना सीखा था, डेटर कलेक्शन पीरियड आपने देखा होगा, उसमें DCP निकालना सीखा था। बस वैसे ही यहाँ पे निकलेगा। बोलना वहां पे आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, वहां पे आपने फॉर्मूला लगाया था एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 360। क्या ये फॉर्मूला लगाया था, या 12 ये फॉर्मूला लगाया था। और इससे पता है कौन आया था, डेटर कलेक्शन पीरियड आया था। और इस बार पता है मुझे क्या चाहिए, डेटर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट सेल वहां चली जाएगी और 12 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तो किया है मैंने, DCP ऊपर चलेगी, सेल्स डिवाइडेड बाय में आगे 12। दोनों फॉर्मूले ही सेम है, मैं कह रहा हूँ। बट हमारी बुक वाला एक काम करता है, कहता है इसको सेल्स पर मत लो, इसको कॉस्ट पे लो।
इसको किस पे लो? कॉस्ट पे। कहते हैं डेटर को आप कॉस्ट पे लो, क्योंकि डेटर के पास जो हमारा पैसा अड़ा हुआ है ना, वो प्रॉफिट नहीं है, वो कॉस्ट है। प्रॉफिट तो कभी हमारा था ही नहीं, वो तो बाद में होगा बेचने के। तो अभी डेटर पे जो पैसा अड़ा हुआ है वो कॉस्ट है, प्रॉफिट हमारा कभी था ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं जो मेरा पैसा अड़ा है, जो मेरा पैसा फंसा है, वो कॉस्ट फंसी है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और कुछ लोगों का कहना है नहीं, हमारा प्रॉफिट भी फंसा हुआ है। तो क्वेश्चन चाहो तो सेल पर करना और क्वेश्चन चाहो तो कॉस्ट पे करना, जब तक कुछ ना गिवन हो। बट अगर क्वेश्चन में कह दे कॉस्ट पे करना है, तो यहां पे क्या लोगे? सेल्स की जगह कॉस्ट ले लोगे। क्या ले लोगे? कॉस्ट। तो लोगों का कहना है कि डेटर के पास जो पैसा फंसा हुआ है वो कॉस्ट फंसी हुई है। कुछ लोगों का कहना है नहीं, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी फंसा हुआ है, तो फिर सेल्स लोगे। तो कॉस्ट लाए कहां से? तो दोस्तों यहां पे हमारे पास निकली हुई है, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसलिए कह रहा हूं कॉस्ट शीट बना ही लेना। और यहां पे हमारे पास क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। तो बोलो फॉर्मूला क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इससे कौन आ जाएंगे? डेटर एट कॉस्ट आ जाएंगे। और अगर बोले किस पे लेना है? सेल्स पर लेना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्रॉफिट जोड़ देना, जो सेल्स आएगी इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12 कर देना। इससे कौन आ जाएंगे? डेटर आ जाएंगे एट सेल्स। ठीक है, एक बात बता दूं, जब डेटर को कॉस्ट पे लिया जाता है ना, डेटर को किस पे लिया जाता है? कॉस्ट पे, तो इसका नाम होता है कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये वर्ड याद रख लेना आप, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये ध्यान रख लेना, जब हम इसको कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेते हैं तो ऊपर डेप्रीशिएशन भी नहीं लेना होता। मान लो इसमें लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन इंक्लूड है, इसके अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूड है, तो यहां से डेप्रीशिएशन हटा देना, यहां से डेप्रीशिएशन हटा देना। तो मुझे बताओ, अगर यहां पे कॉस्ट लोगे तो ये ध्यान रख लेना, यहां पे डेप्रीशिएशन नहीं लोगे, डेप्रीसिएशन नहीं लोगे, ये बात ध्यान रख लेना। डेप्रीसिएशन को खर्चा नहीं मानोगे, डेप्रीसिएशन को खर्चा नहीं मानोगे, इसलिए इसका नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये बात समझ आएगी। बोलो यहां तक बात समझ आई आपको? अच्छा, यहां तक बात समझ आई। तो अब बोलो क्या क्या निकालना है हमें? हमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है। आपको समझ आ गई होगी बात कैसे निकलेगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा, आपको समझ आ गई होगी बात। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला है समझाने का। क्लास में इसको समझाने में बहुत देर लगती है, बट मैंने एक छोटा तरीका निकाला है जिससे आपको एग्जाम तक रिटेन रहे, और कुछ नहीं है। क्योंकि इनको जो समझाया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, कम से कम 10 घंटे का टॉपिक है ये, उससे पहले समझाया नहीं जाता ये। ठीक है, बट जो भी है अपन इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और तुम लोगों को समझ भी आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यह आया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर कौन आया? स्टॉक ऑफ WIP। बोलो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा? एनुअल कंजप्शन इनटू पीरियड अपॉन 360 या 12, जो भी आएगा। स्टॉक ऑफ WIP कैसे आएगा? मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा, ओवरहेड भी आएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे आएगा? तीनों को मिला के एक लिख सकते हैं, COP लिख देंगे। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी होगा, आपको पता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। डेटर्स कैसे आएगा? ऊपर सेल्स भी आ सकती है और ऊपर कॉस्ट भी आ सकती है। इनटू क्या होगा? डेटर कलेक्शन पीरियड होगा डिवाइडेड बाय 12 या 365। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और बात समझ आएगी। ऐसे हमें क्या निकालना है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बहुत आसान है, क्रेडिटर्स बहुत आसान है। बोलो क्रेडिटर्स कैसे निकलेंगे? परचेज क्यों होते हैं? तो परचेज इनटू क्या लिखेंगे? परचेज इनटू, जैसे डेटर कलेक्शन पीरियड होता था, यहाँ पे क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड होगा, तो इनटू पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 360, 12 और 52। तो ये क्या आ गया? अपना क्रेडिटर्स आ गए। तो इसमें क्या चाहिए हमें? परचेज निकालनी है। क्या चाहिए? परचेज निकालनी है। ठीक है, तो ये अपन क्या निकालेंगे? परचेज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हर जगह कंजप्शन काम आ रहा है? कंजप्शन। तो अब अपन क्या करेंगे, समझेंगे यहां से। तो अब अपन क्या करेंगे, क्या हर जगह कंजप्शन काम आ रहा है? दोस्तों हर जगह जब कंजप्शन काम आ ही रहा है, तो आप सबसे पहले एक हमेशा आदत डाल लो, स्टेप नंबर 1, एनुअल कंजप्शन निकाल लो, रॉ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? इन सबका एनुअल कंजप्शन निकाल लो। तो स्टेप नंबर 1, सबका कंजप्शन निकाला जाएगा। एनुअल प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, इनटू लेबर पर यूनिट, इनटू ओवरहेड पर यूनिट।
तो क्या करना है बोलो, सबका कंजप्शन निकाल के रख लो, आगे काम आता जाएगा। तो इसी के साथ अपन क्वेश्चन चालू करते हैं और एक एक स्टेप को समझते जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक इसके फॉर्मूला क्या, एक इसके तरीके का ऊपर से ओवरव्यू दे दिया। अब अपन इसको समझते जाते हैं और चीजें समझ आएगी और कंसेप्ट हमारे डन होते जाएंगे, एकदम पक्के होते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसके ऊपर। तो ये रहा एक क्वेश्चन, अपन इसको करेंगे कंसेप्ट के साथ ही, अपना ये पूरा कवर होता जाएगा। तो अपन इसको करते जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉरिन लिमिटेड है विशेस टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉरकास्ट। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 60,000, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, 60,000 का। इट इज प्लान दैट द लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर, यही एक्टिविटी चलती रहेगी और 60,000 का ही क्या होता रहेगा, प्रोडक्शन। एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस इज 60%, 10% एंड 20%। तो नीचे सेलिंग प्राइस दी हुई है 5 रुपए। इस 5 रुपए का 60% क्या है, रॉ मटेरियल है, मतलब 3 रुपए तो रॉ मटेरियल है। 5 का 10% वेजेस है, मतलब कितना हो गया 0.5, और 5 का 20% कौन है, ओवरहेड्स है, कितना हो गया 1 रुपए। तो ये इसने बता दिया, पर यूनिट बता दिया कि पर यूनिट कितना कितना आएगा, ये चीज इसने बता दी। अब आता है रॉ मटेरियल स्टोर में कितने टाइम रहेगा, 2 महीना बिफोर इशू टू प्रोडक्शन बता दिया इसने कि हमारा रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है, 2 महीना। तो अब कहने का तरीका क्या है, 2 महीने तक हमारे किस में रहेगा, ये स्टोर्स में रहेगा। होल्डिंग पीरियड कितना है, 2 महीना। तो पहले पूरा एनुअल कंजप्शन निकाल लेंगे, उसके 2 महीने के बराबर ये हमारे होल्डिंग में रहेगा। फिर अगला क्या है, ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ, मतलब WIP में कितना महीना रहेगा, 1 महीना। तो वो जो पीरियड चाहिए थे ना अपने को, प्रोसेस पीरियड, होल्डिंग पीरियड, वो ये रहे। रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है, 2 महीना। WIP का कितना है, प्रोसेस पीरियड 1 महीना। फिर उसके बाद बोलते हैं रॉ मटेरियल को हाथों हाथ पाइपलाइन में डाल दिया जाएगा, मतलब सारा रॉ मटेरियल डाल दिया जाएगा। मैगी डाली थी ना एक साथ, वैसे ये डाल दी जाएगी। इसका मतलब बताना चाह रहा है रॉ मटेरियल 100% लग जाएगा। रॉ मटेरियल कितना लग जाएगा, 100%, और लेबर और ओवरहेड एक्रू करेंगे ड्यूरिंग द मंथ। जब ऐसी लाइन लिखी हुई हो तो समझ जाना लेबर और ओवरहेड 50% लेने, 50% लेने। सर ऐसा क्यों है, इसमें बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे वरना क्वेश्चन उलझ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, फिनिश गुड्स कितने महीने रहता है, 3 महीने। हम उधारी कितनी देते हैं, 2 महीना। डेटर हमें कितनी उधारी देता है, सॉरी हम डेटर को कितनी देते हैं, 3 महीना, और हमें कितनी उधारी मिलती है, 2 महीना। सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, और वेजेस एंड ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हर अगले महीने की 1 तारीख को पे होते हैं। वेजेस पैसा मांगने आता है आदमी, हम उसको पैसा देते ही नहीं, हम कहते हैं अगले महीने की 1 तारीख को आना। तो क्या वेजेस भी 1 महीने से आउटस्टैंडिंग रहती है। ऐसे ही हम ओवरहेड के साथ करते हैं, हमारे बिजली का बिल आता है, हम बिजली के बिल को पेमेंट ही नहीं करते, हम बोलते हैं इसको अगले महीने की 1 तारीख को पे करेंगे। तो क्या ये भी आउटस्टैंडिंग रहेगा। और लास्ट में हमें कैश का बैलेंस दिया हुआ है कितना, 20,000। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखोगे। आप लोगों को ये अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो पूरा चैप्टर समझ आ गया। तो लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप लोग पूरे के पूरे सारी चीजों का एनुअल कंजप्शन निकालोगे, क्योंकि वो हर जगह काम आता है। ठीक है, तो लिखो फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन। तो सबसे पहले हम एनुअल कंजप्शन निकालेंगे। किसका निकालेंगे, रॉ मटेरियल का निकालते हैं। तो लिखो रॉ मटेरियल एनुअल कंजप्शन, रॉ मटेरियल के एनुअल कंजप्शन को निकालते हैं। कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। पूरे साल में जितनी यूनिट बनी उसमें रॉ मटेरियल कितना लगा ये पता लगाना है। तो सीधी सी बात है, पूरे साल में जो यूनिट बनी वो 60,000 बनी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, एनुअल प्रोडक्शन, पूरे साल में 60,000 यूनिट बनी। और अभी अपन ने देखा था हमारा रॉ मटेरियल 1 यूनिट में 3 रुपए का लगता है, रॉ मटेरियल पर यूनिट, वो अपन ने निकाला था 5 × 60% करके। तो रॉ मटेरियल पर यूनिट, तो ये एनुअल प्रोडक्शन 60,000 इंटू 3 रुपए का मटेरियल लगता है, तो ये कितना आ गया,
80,000 रुपए का पूरे साल में रॉ मटेरियल लगेगा। आपको स्टेप नंबर 1 यही करना है, आपको सारे के सारे एनुअल फिगर्स निकालने हैं पहले। सर ऐसा क्यों? अभी आप समझते जाओ, आप क्वेश्चन एंड करोगे। 100% कह रहा हूं, इस फॉर्मेट की आपको इतनी बेहतरीन क्लैरिटी कभी नहीं आई होगी दोस्तों, बस आप सुनते चलो। तो बोलो, क्या एनुअल प्रोडक्शन 60,000 हुआ? 3 रुपए के हिसाब से रॉ मटेरियल, क्या 1,80,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ? अब आ जाओ, लेबर निकालते हैं एनुअल। तो कैसे निकालोगे? एनुअल लेबर पूरे साल में 60,000 यूनिट बनती है और 50 पैसे की लेबर आती है। सर ये 50 पैसा कहां से आया? अभी अपन ने निकाला था ना 5 रुपए का 10%। तो लेबर आई कितने? 30,000 की लेबर आई। पूरे साल में लेबर कितनी लगती है? 30,000 की लेबर लगती है। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स यहां पे एनुअल बोलो कितना लगेगा? 60,000 इंटू 1 रुपये आया था दोस्तों, तो इंटू 1 रुपये, तो ये कितना आ गया? 60,000 आ गया। ये कितना आ गया? 60,000 आ गया। तो ये क्या आ गया? एनुअल मटेरियल, एनुअल लेबर और एनुअल ओवरहेड। स्टेप नंबर 1 हो गया। क्या सर ये एग्जाम में निकाल के आना होता है? निकालोगे तो कंफर्ट जोन से आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप इसमें उलझ सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब हमें स्टेटमेंट बनाना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2, statement showing calculation of working capital। अब हम वर्किंग कैपिटल निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे दोस्तों, और फिर हम एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। और जब ऐसा करेंगे उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको पता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और इसको कैसे निकालेंगे? मैं नीचे लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। तो मैं नीचे लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये कैसे निकलेगा आप लोग देखो। वर्किंग नोट नंबर 1 में बोलता है 2 महीने के बराबर, 2 महीने के बराबर स्टॉक में रहता है। तो पहले हमें पूरे साल का पता होगा ना, तो हम 2 महीने का बहुत आसानी से निकालेंगे। आप समझ रहे हो बात को? तो मैं क्या लिखूंगा? एनुअल मटेरियल, एनुअल मटेरियल इंटू 2/12। ये सर 2 कहां से लाए? उसमें लिखा हुआ है 2 महीने के बराबर। सर एनुअल कहां से ला? एनुअल अरे कहां से क्या लाना है? फर्स्ट स्टेप में निकाला तो था 1,80,000 रुपए, इसलिए तो मैंने कहा पूरे साल का निकाल के रख लो, फिर जितने जितने महीने का बोले उतने उतने महीने से मल्टीप्लाई करते रहो। तो कितना था? 1,80,000 इंटू 2/12। तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 3, तो ये आ गया 30,000। ये क्या हमारा स्टॉक आ गया? सीधे सीधे स्टॉक आ गया। ऊपर जाके आप लिख सकते हो 30,000। बहुत आसान लगा ना? बहुत आसान लगा है ही आसान। मैं क्या करूं? अगला लिखो स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ WIP, वर्किंग नोट नंबर 2। WIP में क्या क्या लगा है? अगर कोई सामान बीच में, तो उसमें क्या लगा है? उसमें मटेरियल लगा है, उसमें लेबर लगा है, उसमें ओवरहेड लगा है। बस ये नहीं पता ये कितने कितने लगे हैं। और इस क्वेश्चन में बताया हुआ है मटेरियल को इमीडिएटली पाइपलाइन में डाल दिया जाता है, मतलब हाथों हाथ लगा दिया जाता है। इसका मतलब मटेरियल तो 100% लगा है, बट जो लेबर एंड ओवरहेड है वो 50% लगे हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा हुआ नहीं है। एक लाइन लिखी हुई है इवनली थ्रू आउट द ईयर। अब वो क्या बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट एक बार के लिए आप ये समझ लो, उसका मतलब है 50% लगा है। तो आ जाओ लिखो WIP, वर्किंग नोट नंबर 2। WIP कैसे निकालोगे? एनुअल मटेरियल, सॉरी इसमें क्या क्या लगा? मटेरियल, और क्या लगा है इसके अंदर? लेबर, और क्या लगा है? ओवरहेड। और WIP का जो टाइम पीरियड है ना वो गिवन है हमें। WIP का जो टाइम पीरियड है वो हमें गिवन है, हमें गिवन है वो 1 मंथ। कहाँ गया वो? ये रहा 1 मंथ। WIP का टाइम पीरियड गिवन है 1 मंथ। तो ये 1 मंथ की बात हो रही है। तो सर हर चीज, मटेरियल भी 1 महीने की लगी, लेबर भी 1 महीने का लगा, ओवरहेड भी 1 महीने का लगा। तो जो सामान बीच में है उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों 1-1 महीने के लगे। तो सर ये लाए कहाँ से?
पहले एनुअल चाहिए होंगे तीनों के, आप समझ रहे हो, और वो चीज़ अपन निकाल चुके हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1,80,000। सर ये कहाँ से आया, स्टेप नंबर 1 इंटू 1/12 और इमीडिएटली पाइपलाइन में लग गया, मतलब इंटू 100%, इंटू 100%। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है 15,000 रुपये। लेबर पूरे साल का कितना था, याद है, 30,000। इसके एक महीने के बराबर, एक महीने के बराबर हमारा WIP में फंसा हुआ है, इंटू 50%। कुछ नहीं बोलता तो 50% लेते हैं, और वो इवनली थ्रू आउट द ईयर का मतलब ही क्या है, 50% लेना है। वो क्यों है बाद में बताएंगे। अभी इसमें आ जाओ, कितना आ गया, ये 2,500 रुपये आ गया, सॉरी 2,500 नहीं, इंटू 50%, 1,250 रुपये आ गया। अब ये कैसा आएगा, ये 60,000 था पूरे साल का। एनुअल, एनुअल हर चीज क्या लेनी है, एनुअल। देखो नोट्स में सब लिखा हुआ है, ये देखो नोट्स में लिखा हुआ, ओ नोट्स में लिखा हुआ है एनुअल, एनुअल, एनुअल सब लिखा हुआ है दोस्तों। तो एनुअल 60,000 है, इंटू 1/12 इंटू 50%, ये डबल हो जाएगा 2,500, क्योंकि दिख रहा है फिगर डबल है, तो ये भी अमाउंट भी डबल हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, तीनों जोड़ के क्या बनेंगे, WIP बनेंगे। 15,000 प्लस 2,500 प्लस 1,250, तो ये कितना आ रहा है, 3,750 और 15,000, 18,750। इनका टोटल आ रहा है 18,750। तो यहाँ लिखो 18,750। अब आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3। अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3। अब इसमें अपने को बताओ क्या क्या लगेगा, इसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, और पूरे पूरे लगेंगे। जैसे यहाँ पे 50%, 100% लगे थे, नहीं ये पूरे पूरे लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। अब इसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, और पूरा पूरा लगेगा। तो बताओ पहले तो पूरे साल का लिखो, पूरे साल का कितना था, ये 1,80,000, ये कितना था 30,000, और ये कितना था 60,000। अब अपने को रॉ मटेरियल का मंथ गिवन है, फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का मंथ है 3 महीने, तो हमें पूरे साल का पता है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, इसलिए बोला था आप ये बना के रखो, बहुत मजा आएगा। तो 3/12 इंटू 3/12 इंटू 3/12। अब इनको सॉल्व करते हैं अपन। ये कितना कितना आ रहा है, 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आता है 45,000। 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आता है 7,500। 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आता है 15,000। और इन सब का जोड़ दोस्तों ये कहलाएगा 45 प्लस 15, 50, 60, 67,500। सर आपने एक वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात बताई थी, और इसको करने का एक और तरीका है, COP इंटू 3/12 सीधे कर दो। सर इसका क्या मतलब हुआ, COP का मतलब ही क्या होता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो तीनों के अमाउंट को जोड़ दो, 180 प्लस 30 प्लस 60, तो ये होता है 2,70,000 इंटू 3/12 भी लिख सकते थे तीनों को जोड़ के, तो ये भी कितना आता बोलो, 67,500 आता। समझ रहे हो, ये था उसका मतलब। तो कॉस्ट शीट में क्या होता है, जब तीनों को जोड़ देते हैं तो COP कहलाता है। तो तुम चाहो तो छोटी सी कॉस्ट शीट बना सकते हो, सुंदर सी क्यूट सी कॉस्ट शीट बना सकते हो, जिसके अंदर लिखोगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और तीनों को जोड़ दोगे। उसके बाद जो COP आएगा उससे 3/12 कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा बोलो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही कहलाएगा। तो ये आ गया 67,500, ये यहाँ पे आ गया। तो अब मैं आपको एक बार नोट्स पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ तक के। क्या आप लोगों को नोट समझ आ रहे हैं, तो देख के बताओ मुझे। तो ये आ रहे हैं हमारे पास, सबसे पहले कौन आया, रॉ मटेरियल, सॉरी अपने पास सबसे पहले आया रॉ मटेरियल। कैसे आया, एनुअल कंजप्शन इनटू होल्डिंग पीरियड। अभी अपन ने किया क्या, एनुअल कंजप्शन हमने स्टेप नंबर 1 में निकाल लिया था, बिल्कुल निकाल लिया था। फिर इसके बाद WIP आया, उसमें रॉ मटेरियल आया, लेबर आया, ओवरहेड आया, तीनों को लिया, तीनों का पहले एनुअल लिया, फिर तीनों को एक पीरियड से मल्टीप्लाई किया जो WIP का पीरियड है, फिर उनको तीनों को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद अपने को डेटर निकालना था, डेटर के लिए कॉस्ट शीट बनाई, और कॉस्ट शीट में हमने COP निकाला, और फिर COP इनटू होल्डिंग पीरियड किया। और मैंने इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से किया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग भी करके दिखाया, और तीनों को जोड़ के भी करके दिखाया। तीनों जब जुड़ते हैं तो COP कहलाते हैं, और तीनों अलग अलग भी आप लिख सकते हो। बट समझो बात को, जब
ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP आ जाएगा तो फिर उस केस में COP निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर उस केस में मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड से नहीं आएगा, उसके अंदर ओपनिंग WIP ऐड करना होगा, लेस क्लोजिंग WIP करना होगा, फिर COP आएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करना, हमेशा कॉस्ट शीट बना ही लेना। कभी भी ऐसे मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग मत लिखना, मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, और फिर जो आएगा उस पर आप क्या निकालना, अपने आप फिनिश गुड्स निकालना। समझ रहे हो आप बात को। अब अपने को निकालने हैं डेटर्स निकालने हैं। तो अब मुझे बताओ, अपना स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया, अब अपन लिखेंगे डेटर्स। तो लिखो डेटर्स। अब बात यह है डेटर्स को कॉस्ट पे लेना है या सेल पर। अगर कॉस्ट पे लेना है तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12, और अगर इसको सेल्स पर लेना है तो फॉर्मूला होगा सेल्स इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूले होंगे। अब किस पे आप लेना चाहते हो, तो मैं तो यही कहूंगा आप हमेशा इसको कॉस्ट पे लो, क्योंकि अपने सारे मॉड्यूल में कॉस्ट पे ही लिया हुआ है। तो सर कॉस्ट पे कैसे ले, तो मुझे बताओ, क्या अपने पास COP आया हुआ है नीचे, क्या अपने पास नीचे COP आया हुआ है? ये देखो COP आया हुआ है 2,70,000। तो अब बताओ COP अगर हमारे पास आया हुआ है, यहां पे हम पहुंचे हुए हैं, सर COP कैसे आ गया? अपने मटेरियल लिया, लेबर लिया, ओवरहेड लिया, ओपनिंग WIP था नहीं, क्लोजिंग WIP था नहीं, एडमिन था नहीं, तो हम सीधे कहां पहुंच गए? COP पे पहुंच गए। अब ना हमारे पास ओपनिंग फिनिश्ड है ना लेस क्लोजिंग फिनिश्ड है, तो हम सीधे कहां पहुंच गए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग ओवरहेड है नहीं क्वेश्चन में, एडमिन है नहीं, तो हम कहां पहुंच गए? COS पे। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये ऊपर वाला कुछ था नहीं, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट आया, वही फैक्ट्री कॉस्ट आया, वही COP आया, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, और वही कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। बिल्कुल। तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड ही COP है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड ही कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड ही प्राइम कॉस्ट है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड ही फैक्ट्री कॉस्ट है। सब कुछ वही है, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो बताओ अगर इन तीनों को जोड़ेंगे क्या यही सब कुछ है? बिल्कुल यही सब कुछ है। तो क्या जो COP आया था वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? बिल्कुल वही है। तो बोलो डेटर कैसे निकलेगा? डेटर कैसे निकलेगा? डेटर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू पीरियड। देखिए कितना है डेटर का, डेटर का पीरियड है 3 महीना, तो इनटू 3/12, तो ये आएगा 2,70,000 इंटू 3/12। सर ये ऊपर वाले के बराबर आ गया? अरे आ गया तो आ गया, हुआ क्या, वो तो बाय चांस आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में COP इज इक्वल टू COS एंड उनका पीरियड इज इक्वल टू डेटर का पीरियड। फिनिश गुड्स का पीरियड और डेटर का पीरियड सेम है बाय चांस क्वेश्चन में, बट ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है COS कुछ और हो सकता है यहाँ पे ये पीरियड कुछ और हो, ये बाय चांस सेम आया है। ठीक है, अब बोलो ये भी कितना आएगा? 67,500। तो यहाँ पे क्या लिख दूं? 67,500। और अब अपने को साथ में कैश गिवन है 20,000 रुपये, शायद लास्ट में। तो ये 20,000 रुपये कैश गिवन है, ये 20,000 रुपये कैश गिवन है। देखो तो कैश आ गया 20,000 रुपये। तो अभी इन सबको अपन जोड़ेंगे तो ये सारी हमारी मिला के क्या आएगी? करंट एसेट आएगी। तो 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 67,500 प्लस 20,000, it is equal to 203750। दिस इज करंट एसेट। ये क्या आ गई? अपनी करंट एसेट आ गई। अब अपन सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, और अब हमें क्या निकालनी है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। अब देखो कौन कौन है अपने पास। एक तो क्रेडिटर है, एक हमारी वेजेस और ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी पे करनी बाकी है। आपने WIP में लगा तो दी, मटेरियल लगा तो दिया, फिनिश गुड्स में लगा तो दिया, पैसे तो दो उनको, लेबर लगा दी, पैसे तो दो, आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है, पैसे तो दो, नहीं है तो फिर क्रेडिटर में दिखाओ। तो अब यहाँ पे कौन कौन आएगा? क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर मटेरियल आएगा, क्योंकि मटेरियल का पैसा देना बाकी है। अगला आएगा क्रेडिटर फॉर वेजेस, वेजेस का पैसा देना बाकी है। अगला आएगा क्रेडिटर फॉर ओवरहेड, उनका भी पैसा देना बाकी है। हाय राम, सारा पैसा देना बाकी है, तो सबको क्रेडिटर में दिखाओ। तो दिखा देते हैं। बोलो कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे बोलो? क्या सबसे पहले क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर वेजेस, क्रेडिटर फॉर ओवरहेड? बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं कैसे आएगा। पहले लिखो एनुअल वेजेस,
फिर से काम आ गई। लिखो एनुअल वेजेस इनटू वेजेस कितने महीने की आउटस्टैंडिंग है, एक महीने की। कहते हैं पिछले महीने की अगली 1 तारीख को पे की जाती है, तो 1 महीने की आउटस्टैंडिंग हो गई, तो इनटू 1/12। ओहो मजा आ गया, इसलिए कह रहा हूं एनुअल निकाल लेना। कितना आया 60,000 इंटू 1/12, सॉरी 30,000 था ये, 30,000 इंटू 1/12, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12, 2500 रुपए आ गया। लो आंसर आ गया। ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग है, तो कैसे निकालोगे, एनुअल ओवरहेड इनटू 1/12। ये 60,000 है और ये भी 1 महीने की आउटस्टैंडिंग थी, तो ये आ गई 5,000 रुपए। और सर क्रेडिट ऑफ मटेरियल निकालो, तो ये निकलता है जैसे इसमें आया एनुअल वेजेस, इसमें आया एनुअल ओवरहेड। तुम बताओ क्रेडिटर फॉर मटेरियल किसके होंगे, जितना हम परचेज करके लाए उसके। तो ये आएगा एनुअल परचेज मल्टीप्लाई बाय पीरियड दिया हुआ है अपने को, कितना पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 महीना, ये 2 महीना, तो इंटू 2/12, तो इंटू 2/12। सर एनुअल परचेज आएगी कहां से, एनुअल परचेज आएगी कहां से, यही तो बात है, यही तो बात है, एनुअल परचेज आएगी कहां से। तो अगला टॉपिक अपना यही है कि ये एनुअल परचेज आएगी कहां से। एक बार मैं बोल दूं, इस क्वेश्चन में एनुअल परचेज इज इक्वल टू एनुअल कंजप्शन है। क्या है, एनुअल कंजप्शन। सर ऐसा कैसे है, वो ही तो बात करनी है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। बोलो एनुअल कंजप्शन कितना था रॉ मटेरियल का, 1,80,000 था ना, तो ये आएगा 1,80,000 इंटू 2/12, 1,80,000 इंटू 2/12, तो ये बनता है दोस्तों 30,000 रुपए। सर ये क्या किया, ये बता दो, समझ नहीं आया, वो ही तो समझाना है। इसको देखो कितनी बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, ये देखो तुम, सारा यही है, ये लाल पेन वाला सारा यही है, यही समझाना है अभी। तो बोलो ये क्या आ गया, एनुअल परचेज इज इक्वल टू एनुअल कंजप्शन। ऐसा क्यों हुआ बताएंगे, बट अभी बोलो 1,80,000 इंटू 2/12। सर 1,80,000 आपने एनुअल कंजप्शन किसका लिया, जब मटेरियल की बात हो रही है तो मटेरियल का ही तो लूंगा, तो यहाँ पे लिया एनुअल लेबर, यहाँ पे ली एनुअल ओवरहेड, तो यहाँ पे क्या लूंगा, एनुअल मटेरियल। बोलो कितना आ गया ये 30,000। अब बोलो इसको जोड़ो, कितना आ गया 37,500। ये करंट लायबिलिटी आ गई, ऊपर करंट एसेट ये आई थी। अब दोनों को माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 203750 माइनस 37,500, तो ये आ जाएगा 166,250 वर्किंग कैपिटल। कैसे आई, करंट एसेट आ गई थी, ये आई थी करंट एसेट और ये आ गई करंट लायबिलिटी, तो माइनस किया तो CA माइनस CL से आंसर आ गया 166,250। ये हमारा आंसर आ गया वर्किंग कैपिटल का। अब मैं तुम्हें इसको एक तरीके वाइज याद कराता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़। अगर रॉ मटेरियल निकालना है तो ऊपर कौन आएगा, एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अगर WIP निकालना है तो उसके अंदर आएगा एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजप्शन ऑफ लेबर, एनुअल कंजप्शन ऑफ ओवरहेड्स इनटू पीरियड अपॉन 12 इनटू पीरियड अपॉन 12 इनटू पीरियड अपॉन 12 इनटू DOC इनटू DOC इनटू DOC। और अगर फिनिश गुड्स निकालना है तो आएगा COP इनटू पीरियड अपॉन 12 इंटू कुछ नहीं। अगर डेटर निकालना है तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू पीरियड अपॉन 12। अगर क्रेडिटर निकालना है तो आएगा परचेज इनटू पीरियड अपॉन 12। तुम समझ रहे हो, ये शुरुआत वाले फिगर याद रख लो तो आंसर आते जाएंगे। तो एक में कौन काम आया, एनुअल रॉ मटेरियल, एक में क्या काम आया, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों। फिर एक में क्या काम आया, तीनों काम आए बट पूरे पूरे काम आए, और जब पूरे पूरे लगते हैं तो कहलाता है COP। फिर कौन काम आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर कौन काम आया, परचेज। और अब कौन काम आएगा, अगर क्रेडिटर भी अपने लेबर भी आउटस्टैंडिंग है तो एनुअल लेबर इनटू पीरियड अपॉन 12। फिर एनुअल ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग है तो एनुअल ओवरहेड इनटू पीरियड अपॉन 12। तो ये तो मेरे को लगता है पूरा फॉर्मेट ही आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा, ये कैसे होगा। तो आप इसको यहाँ पे नोट्स भी मेरे से पढ़ सकते हो यहाँ तक, फिर मैं आपको और बातें समझाता हूँ। ठीक है,
बहुत जरूरी बात समझाऊंगा इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मजा आ जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो मैं आपको इसके और क्वेश्चन कराऊं, अगर आप चाहते हो मैं आपको इसके और क्वेश्चन कराऊं अलग अलग टाइप के, तो आप लोग मैं आपको इसके 3 से 4 क्वेश्चन और कराना चाहता हूं। अगर आप लोग चाहते हो मैं कराऊं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि सर और क्वेश्चन इसके अपलोड कर दो। अगर आप लोग ऐसा लिखोगे तो मैं आप लोगों के लिए 3-4 क्वेश्चन मेरी रेगुलर बैच से कंबाइन करके मैं एक क्लास और अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ही। अगर आपने वो क्लास देख ली तो आप समझ लेना आपको मज़ा आ गया। उसमें मैं धीरे धीरे कराऊंगा, बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, बहुत चीज़ें समझाऊंगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग बस कमेंट करना कि सर और वीडियोस डाल दो, मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा इसके क्वेश्चंस की, ठीक है, यूट्यूब पे ही डाल दूंगा, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा जो आप लोग आराम से एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ इस टॉपिक के, क्योंकि इस टॉपिक में और क्वेश्चन समझने वाली बातें हैं। एक मैंने आपको पूरा बेस समझा दिया, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ इसके अंदर। अब मैं आपको बोल रहा था ना कि हमारे पास क्लोजिंग WIP ओपनिंग WIP है, नहीं है दोस्तों, है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्लोजिंग WIP है। एक बात बताओ, ये जो तुम स्टेटमेंट बना रहे हो, ये जो तुम स्टेटमेंट बना रहे हो, ये स्टेटमेंट बना रहे हो, क्या इसमें करंट एसेट लिख रहे हो, क्या स्टॉक ऑफ WIP लिख रहे हो? तो यही तो क्लोजिंग WIP है, तभी तो करंट एसेट बनी है वो। तो सर आप तो कह रहे थे नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्लोजिंग WIP हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट में है। कौन से स्टेटमेंट में है? वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में क्लोजिंग WIP है। तो जो स्टॉक ऑफ WIP निकाल रहे हो वो क्लोजिंग WIP तो है, बट एक बात बताऊं, ओपनिंग नहीं है। और जब ओपनिंग नहीं होता ना तो क्लोजिंग के बराबर ओपनिंग माना जाता है, तो दोनों आपस में कट गए। अब सुनो, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, ऊपर स्टेटमेंट में निकाल के आए हो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग नहीं है, तो दोनों को बराबर माना जाता है, तो कट गए। समझ रहे हो? इसलिए मैंने कहा था ये नहीं है, ये नहीं है, और ये तो सही में नहीं है, ये तो गिवन ही नहीं थे। तो इसलिए क्या हुआ, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड प्राइम कॉस्ट हुआ था, फैक्ट्री कॉस्ट हुआ था, COP हुआ था, COGS हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ था। समझ रहे हो आप लोग बात को? तो क्लोजिंग और ओपनिंग, तो इसमें क्या नहीं है बोलो, ओपनिंग मिसिंग है, तो उसको किसके बराबर माना गया? क्लोजिंग के बराबर माना गया। समझ रहे हो बात को? अब देखो, अब मुझे बताओ कंजप्शन का फॉर्मूला, कंजप्शन का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल की बात हो रही है, तो ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल आएगा प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। अब मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल अपने पास है, क्या अपन ऊपर स्टेटमेंट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाल के आए, वो ही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, बट ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर हो गए, और जब बराबर हो गए तो कंजप्शन इक्वल टू परचेज आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला था ऊपर, वैसे तो हमें क्या लेना होता है, वैसे तो हमें क्या लेना होता है, परचेज लेना होता है, परचेज लेना होता है, बट मैं कंजप्शन ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बराबर थे, कट गए, तो परचेज इक्वल टू क्या आ गया, कंजप्शन आ गया। ये बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, ये बात मैंने यहां पे लिखी हुई है। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ओपनिंग स्टॉक, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल होगा। मैंने यहां पे बताया ओपनिंग स्टॉक नॉट नोन है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, कंजप्शन 60,000 है, तो मैंने यहाँ पे बताया परचेज इक्वल टू कंजप्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग आपस में कट जाएंगे, ओपनिंग गिवन नहीं है, उसको क्लोजिंग के बराबर मानेंगे। समझ रहे हो बात को? अब मैंने अगले में बोला ओपनिंग स्टॉक पता है, और जब पता है तो फिर कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्या होता है, कंजप्शन, और हमें निकालना क्या है, परचेज, तो ये यहां जाके प्लस हो जाएगा और ये यहां जाके माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक, अगला ये एग्जांपल बताया, एग्जांपल देख लेना। अब मैंने बोला अगर मान लो कोई नई कंपनी है, क्वेश्चन में क्या लिखा, नई कंपनी है, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में लिखा है नई कंपनी है, तो नई कंपनी में तो ओपनिंग स्टॉक होता नहीं, तो ये मत सोचना ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो क्लोजिंग और ओपनिंग बराबर होंगे, नहीं, ओपनिंग है ही नहीं, तो ओपनिंग क्या है, 0 है। तो इस केस में क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंजप्शन। ये मत समझना कि ओपनिंग है ही नहीं, ओपनिंग 0 है दोस्तों, इस बार 0 है। तो बताओ परचेज कितना आएगा, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो कंजप्शन प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, परचेज बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहां पे बताया हुआ है। तो बताओ परचेज इक्वल टू कंजप्शन कब बनेगा, जब ओपनिंग पता नहीं,
तो क्लोजिंग और ओपनिंग कट जाएंगे और कंजप्शन इक्वल टू परचेज बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये पूरा मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको चाहिए प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा और 3-4 नहीं 5-6 क्वेश्चन की करवा दूंगा। वो पढ़ने के बाद आपको एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, पक्की बात कह रहा हूं। इसी के साथ अपना दूसरा मेथड भी कंप्लीट होता है, नेट एसेट मेथड। तो 2 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड और दूसरा कौन सा कंप्लीट हुआ, नेट एसेट मेथड। अब अपन चालू करने जा रहे हैं बैलेंस शीट मेथड और ये फाइनल है। उसके बाद अपनी यूनिट नंबर 1 के तीनों टाइप के मेथड कंप्लीट हो जाएंगे और तीनों के एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको जैसा कहा था नेट एसेट मेथड के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं कह रहा हूं आपको 3 से ज्यादा कराऊंगा। आप कमेंट करके मेरे को बता दो आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन चालू करते हैं कौन सा, बैलेंस शीट मेथड। अब दोस्तों अपन चालू करने जा रहे हैं हमारा बैलेंस शीट मेथड। और बैलेंस शीट मेथड में हम कैसे करेंगे आप लोग सुनिए। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमारे पास फिक्स एसेट आता है, हमारे पास स्टॉक आता है, हमारे पास डेटर आता है और हमारे पास कैश आता है। करेक्ट, ये सारी चीजें हमारे पास एसेट साइड रहती है। और यहाँ पे हमारे पास इक्विटी आता है, यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस आता है, यहाँ पे हमारे पास डेट आता है और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स आते हैं, मतलब करंट लायबिलिटीज आती है। ये टोटल 8 आइटम हमारे बैलेंस शीट में रहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अकाउंट्स और में ये शायद बैलेंस शीट बहुत लंबी चली जाती होगी, बट यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कितने आइटम काम के हैं, 8 आइटम काम के हैं। अब मैं आपको इसमें एक बहुत खुशी की बात बताऊं, फिक्स एसेट हमें नहीं निकालनी होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, ये हमें गिवन होती है। और 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, आप लोगों को पता है, एक रॉ मटेरियल का, एक WIP का और एक फिनिश गुड्स का। और ये हमें निकालना आता है नेट एसेट मेथड से। याद है एनुअल कंजप्शन अभी करा था अपन ने, एनुअल कंजप्शन इनटू पीरियड अपॉन 12 करके अपन ने निकाला था। WIP भी अपन ने निकाला था, फिनिश गुड्स भी अपन ने निकाला था। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को याद रखोगे और जो इसमें स्टॉक वाले आइटम है ना, ये सारे आपको कहां से मिलेंगे, नेट एसेट मेथड से मिलेंगे, जो भी अपन निकाल के आए थे। याद है आपको, करंट एसेट सारी निकाल के आए थे। फिर उसके बाद डेटर भी क्या हमें वहीं से मिलेंगे, बिल्कुल वहीं से मिलेंगे, बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। तो मैं इसको क्या करूंगा, लाल तरीके से लिखूंगा, एडजस्टमेंट तरीके से नहीं, कलर से, लाल कलर से लिखूंगा एडजस्टमेंट। रेड कलर से मैंने यूज किया और रेड कलर में मैंने क्या लिखा, एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आप लोग याद रखोगे। ये सारी चीजें कहां से आई, ये सारी चीजें आप ऊपर स्टेटमेंट बनाए वहां से आ गया। और डेटर कहां से आएगा, आएगा वहीं से जो अभी अपन ने ऊपर लिखा था। जैसे ऊपर मेरे पास एक ये पड़ा है, यहाँ पे अपन ने लिखा था, यहाँ पे अपने पास सब कुछ है। यहाँ पे डेटर्स हमारे पास है, यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, WIP है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ ये काम आ जाएगा। यहीं पे से निकालोगे और वहीं पे लिखोगे, सब कुछ यहाँ पे काम आ जाएगा आपके पास। ये सारी चीजें आपके पास निकली हुई होगी। आपको बैलेंस शीट बनानी होगी क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट में आपके पास सारे स्टॉक्स होंगे, आपके पास डेटर आ जाएगा, कैश आपको गिवन होगा, क्रेडिटर आपके पास आ जाएगा। और इन तीनों आइटम को हम नहीं निकाल सकते, तो ये भी क्या होंगे, गिवन होंगे। तो ये तो कहां से आएगा, नेट एसेट मेथड से। तो कुल मिला के जितनी भी करंट एसेट है और जितनी भी करंट लायबिलिटीज है वो सारी नेट एसेट मेथड से आ जाएगी। और जो करंट लायबिलिटीज नहीं है, लॉन्ग टर्म है, वो सारी आपको गिवन होगी। सीधा सा सॉर्टेड सा तरीका है। तो क्या क्या मैं आपको अगर बोलूं, मैं अगर इसको हाईलाइट करूं, ये आपको और ये आपको नेट एसेट मेथड से निकल जाएगा। और अगर मैं इसको कलर चेंज करके मार्किंग करूं, फिक्स एसेट, कैश, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी, ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेगी, ये सारी चीजें, कलर हुआ नहीं शायद, तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूं। इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, फिक्स एसेट और कैश, ये आपको गिवन होंगे। बस सीधा सा सॉर्टेड सा तरीका, और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी और कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगी ये बात। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जानबूझकर से मैं ऐसा क्वेश्चन उठा रहा हूं क्योंकि जो अपन ने पिछला क्वेश्चन उठाया था वो बिल्कुल सेम था। इसमें बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, ये वाली इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है इसके ऊपर वाली। पिछले क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसमें फिक्स एसेट दे दिया, आपको डिवेंचर्स दे दिए, आपको कैपिटल दे दी। ठीक है, बाकी पूरी वो इन्फॉर्मेशन है। 60,000, 60%, 10%, 20%, 2 मंथ्स के बराबर रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड, सब कुछ वही गिवन है। बस इसमें से एक चीज हटा दी, कैश, जो यहाँ पे 20,000 था वो इस बार इस क्वेश्चन में से हटा दिया है। आप पिछला क्वेश्चन देखना जो मैंने आपको बताया था, कैश यहाँ से हटा दिया गया है। और दूसरी बात, एक काम और किया है, एक तो कैश हटा दिया है और एक आपको याद है ओवरहेड और वेजेस भी आउटस्टैंडिंग थे, वो वाला पॉइंट भी यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो बस इतना हुआ है। और बाकी क्या बोलता है, P&L बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत टाइम से आया नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक बार हमारे एमटीपी में ऑलरेडी आ चुका है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन आ जाए। और आया 8 नंबर का, ये सॉल्व ही नहीं होगा अगर आप इसको नहीं करके गए तो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। बोलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताओ मेरे को एक बार। सबसे पहले कौन आएगा? फिक्स एसेट। फिर अपने पास कौन आएगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर अपने पास कौन आएगा? स्टॉक ऑफ WIP। फिर अपने पास कौन आएगा? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और फिर हमारे पास कौन आएंगे? डेटर्स। और फिर हमारे पास कौन आएगा? कैश। सर आपने वो डेटर्स का कुछ एडजस्टमेंट बताना था, अभी बताऊंगा दोस्तों, थोड़ी सी देर वेट करो। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन आएगा? कैपिटल। कौन सी? इक्विटी। फिर कौन आएगा? डिबेंचर्स। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है तो मैंने लिखे भी नहीं। और फिर कौन आएगा? क्रेडिटर्स। वैसे पिछले क्वेश्चन में 3 क्रेडिटर थे, बस इस क्वेश्चन में एक ही क्रेडिटर। पिछली बार मटेरियल का भी था, वेजेस का भी था, ओवरहेड का भी था। इस बार से कौन सा है? मटेरियल का है। ठीक है, तो अपन इसको लिखते हैं, फटाफट आ जाओ। फिक्स एसेट का बोलो कितना है अमाउंट? 1,25,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1,25,000। सर ये कहाँ से आएगा? दोस्तों ये नेट एसेट मेथड से आएगा, जो अपन ऊपर निकाल के आया। आपको याद है 30,000 आया था, मुझे तो आंसर याद है, आप लोग भी देख सकते हो ऊपर जाके। 30,000 हम निकाल के आए थे। 30,000 इसको भी याद कर लो, 18,750 और 67,500, तो 30,000 आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? 30,000 ये ऊपर निकाल के आए थे। स्टॉक ऑफ WIP भी अपन ऊपर निकाल के आए थे 67,500, सॉरी ये कितना आया था अपना? 18,750। और ये आया था अपना 67,500। और डेटर भी कितना आया था? 67,500। गलत लिखा है, एक बार आपको बता देता हूँ, गलत लिखा है, इसको मैं सही करा दूंगा। सिर्फ डेटर को, इसमें एडजस्टमेंट है, कैश है नहीं, अभी हमें पता नहीं, कैश आएगा तब की तब देखेंगे। कैपिटल हमें गिवन है, शायद कैपिटल हमें गिवन है, कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख, और 50,000 के डिबेंचर्स गिवन है, तो यहाँ लिखूंगा 2 लाख और 50,000 के डिबेंचर्स गिवन है। और क्रेडिटर कितने हैं? क्रेडिटर है, अभी अपन ने ऊपर निकाले थे ना क्रेडिटर, क्रेडिटर निकाले थे अपन ने यहाँ पे। क्रेडिटर इसमें से वेजेस और ओवरहेड वाले तो हट गए थे क्योंकि पॉइंट है नहीं, तो ये वाले क्रेडिटर अपन ने निकाले थे 30,000 के मटेरियल के क्रेडिटर। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ये वाला पॉइंट हट गया था, तो अपन इसको लिख देंगे सीधे 30,000। एक ही तरीके के क्रेडिटर है, तो ये अपन ने लिख दिया 30,000। ये अपनी बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई दोस्तों, ये अपनी बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई। बट इसमें एक चीज गायब है, यहां से कैश गायब है। बस यहां पे इंपॉर्टेंट सुन लेना, यहां से कैश गायब है और यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गायब है। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गायब है और यहां से कैश गायब है। तो सर अब क्या करें? इसलिए उसने हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं। बोलो बाय सेल्स। सर ये तो ट्रेडिंग में आता है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखता हूं मैं, उसमें ट्रेडिंग P&L सब डाल देता हूं मैं। तो बोलो बाय सेल्स। सेल्स आपको याद है कितनी थी? 5 रुपए। सर 5 रुपए, 5 रुपए थी देखो। और यूनिट कितनी थी? यूनिट थी 60,000, तो 5 × 60,000 ये कितना आ गया दोस्तों? 3 लाख रुपए सेल्स आ गई। आ गई सेल्स। और मुझे एक बात बताओ, सेल्स 3 लाख रुपए आ गए टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमें पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे पता है? याद है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगर आप तीनों को जोड़ोगे, मटेरियल, लेबर, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, अगर आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को जोड़ोगे तो वही क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। ये है नहीं तो वही क्या कहलाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। ये है नहीं तो वही क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये है नहीं तो वही क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मैं करूंगा तो क्या प्रॉफिट आएगा? तो बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को जोड़कर। तो 180, 30 और 60, आपको याद है जो अपन ने एनुअल फिगर निकाले थे वो होते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो 180, 30 और 60 अगर मैं जोड़ूंगा तो 2,70,000 अमाउंट आएगा। और एक खर्चा और आएगा टू इंटरेस्ट, क्योंकि इस बार डिबेंचर भी है। ये रे डिबेंचर 5% वाले 50,000 का 2,500 रुपये इंटरेस्ट और आएगा। तो 2,500 रुपये मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट और लिख दिया। और मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा दोस्तों? मेरा प्रॉफिट बचेगा 27,500। 27,500 प्रॉफिट बच गया, ये आ गया प्रॉफिट। अब मैं इसको ऊपर जाके 27,500 यहाँ पे लिख दूंगा, ये आ गया मेरा 27,500 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, अब बात सुन लेना डेटर का एडजस्टमेंट क्या है दोस्तों। ये बैलेंस शीट बन रही है
और बैलेंस शीट में जो डेटर आते हैं वो हमेशा सेल्स पर आते हैं। तो सर ऊपर क्या किया था हमने, ऊपर कॉस्ट पे निकाले थे, याद है आपको कॉस्ट पे। तो वर्किंग कैपिटल के पर्पस के लिए आप कॉस्ट पे निकाल सकते हो, बट बैलेंस शीट के पर्पस के लिए हमेशा सेल्स पर ही निकलेंगे। तो ऊपर हम क्या ये करके आए थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब की बार क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हटेगा और यहाँ पे कौन आएगा, सेल्स। ये बात आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ऐसा नहीं ऊपर से सीधा नीचे लिखने में आ जाए 67,500, यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, सेल्स लेनी होगी। अब बोलो सेल्स क्या 3 लाख रुपए है, इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड 3 महीने था तो इनटू 3/12, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, ये आता है 75,000। तो ये अमाउंट गलत है, इसलिए मैंने पहले लिखा था और आपको बोला भी था। यहाँ पे आएगा 75,000, बस खत्म हो गया। अब आप टोटल करेंगे, जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका क्या रहेगा, कैश रहेगा। तो आप देख सकते हो कितना बच रहा है। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कैश रहेगा, देख लो कितना बच रहा है, मजा आने वाला है। जोड़ो कितना आ रहा है, जोड़ो कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, एक बार जोड़ना, मजा आने वाला है। 1,25,000 प्लस 30,000 18,750, फिर 67,500, फिर 75,000 और फिर माइनस ये इसका जोड़ आ रहा है 3,16,250। अब उधर जोड़ो, माइनस किया तो माइनस 2 लाख, माइनस 80,000 और माइनस 27,500। आपको एक बात बताऊं, लाइबिलिटी साइड कम पड़ गया, एसेट साइड कम पड़ता तो कैश होता, लाइबिलिटी साइड कम पड़ गया तो और पी एंड एल आएगा। तो इसको मैं बोलूंगा पी एंड एल आया। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, एक पी एंड एल आया और ये आएगा पी एंड एल करंट ईयर का, और एक और पी एंड एल आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड वाला, जिसको अपन रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एसेट साइड में बैलेंसिंग फिगर बचता तो कैश होता, यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो लायबिलिटी साइड बच गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस था ये करंट ईयर का था और थोड़ा और आ रहा है आंसर। तो मैं बोलूंगा ये जो 8,750 का फर्क आ रहा है, ये मैं क्या बोलूंगा, पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको मैं रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकता हूं। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकते हो। तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, अगर ये एसेट साइड में बचता तो कैश होता और लायबिलिटी साइड में बचा तो ये क्या बना, पी&एल का बैलेंसिंग फिगर बना। तो बैलेंस शीट मेथड में यही करना है। बोलो बैलेंस शीट मेथड में क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, उसमें फिक्स एसेट गिवन होगी, जो स्टॉक्स होंगे वो स्टॉक्स हम नेट एसेट मेथड से निकालेंगे, बट जो डेटर लेंगे वो सेलिंग प्राइस पे लेंगे, ना कि कॉस्ट पे लेंगे। बाय चांस अगर ऊपर कॉस्ट पे निकाल के आए तो उसको सेल्स पे कन्वर्ट करोगे। कैश बैलेंसिंग फिगर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब लायबिलिटी साइड जाओगे, उधर कैपिटल आपको गिवन होगी, डिवेंचर्स आपको गिवन होंगे, पी&एल आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। और साथ ही साथ एक और, अगर अब आपका लायबिलिटी साइड बचता है या एसेट साइड बचता है, अगर एसेट साइड बचा तो उसका नाम कैश होगा, और लायबिलिटी साइड अगर बचा तो वो और पी&एल होगा, वो पी&एल होगा पुराने वाला पी&एल, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला। तो आप लोगों को ये बात समझ आई, ये जो 27,500 था ये इस साल का था, ये इस साल का था 27,500, और ये जो 8,750 है पुराना प्रॉफिट और लॉस है। ये हमारा बैलेंस शीट मेथड है। अगर ये क्वेश्चन आया तो दोस्तों 8 में से 8 नंबर आप लोगों के पक्के होने वाले, यही बैलेंस शीट मेथड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अब हमारे सेकंड वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट। दोस्तों ये यहां तक कंप्लीट होता है। कैश मैनेजमेंट की मैं आपको थोड़ी सी झलकी दे देता हूं, दिखने में कैसा दिखेगा कैश मैनेजमेंट। दोस्तों कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर हमारे 4 टॉपिक होंगे। एक होगा कैश बजट फॉर शॉर्ट पीरियड, एक होगा कैश बजट फॉर लॉन्ग पीरियड, एक होगा कंट्रोलिंग पेमेंट्स, एक हमारे पास होगा कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। और ये 4 चीजें करने के बाद हम जाएंगे हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कुछ इतने सारे टॉपिक होते हैं। अब इसमें से हम कुछ लिमिटेड टॉपिक पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, रीऑर्डर लेवल होगा, और अपने स्टॉक लेवल्स होंगे, अपने इन्वेंट्री कंट्रोल्स होंगे। तो ये सब कुछ अपने को कॉस्टिंग में पढ़ना होता है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, वो अपन एफएम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर अपने पास आएगा डेटर मैनेजमेंट, उसको तो मेरे को बहुत ही पसंद है। देखो यहाँ पे डेटर मैनेजमेंट के मेरे नोट्स देखो आप, कितने शानदार नोट्स है, मजा आ गया। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे डेटर्स मैनेजमेंट, और फिर अपन पढ़ेंगे क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, मतलब पेबल्स मैनेजमेंट। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कैश मैनेजमेंट। अब अगर आपको खूब सारे क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग दोस्तों बूस्टर बैच ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर खूब सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप जितना करने चाहते हो उतने क्वेश्चन आप कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करना, लाइक करना दोस्तों पक्का से, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको अपडेट मिलता जाए। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।